गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा मैं वापस एक आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप अपना अनम्यूट कर लें, मतलब म्यूट कर लें अपने आप को। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क। एक दो स्टूडेंट मुझे बोले यस दे आर हियरिंग मी ऑन। ओके, अब प्लीज अब सब अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छी क्लास होगी, अदरवाइज क्या डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, और किसी को सवाल पूछना बीच में, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन, राइट। तो बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा हम स्टार्ट से एंड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायर नीड ऑफ आज के जमाने में, आज एक्सपोर्ट देखो, पैंडेमिक कोविड हुआ है, पैंडेमिक के बाद सब टेंशन में आ गए, सारे बिजनेसेस डाउनफॉल में आ गए, प्लस वॉर क्राइसिस ये वो। मगर आप ये बात ध्यान रखना, बात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये इंटरनेशनल ट्रेड कभी भी कम नहीं होना है। दुनिया है जब तक ये बिजनेस ऑन रहेगा। ठीक है, और अब ये एक और भी है, सोशल ऑब्लिगेशन है कि इफ यू वांट टू सर्व फॉर आवर कंट्री, अगर हम सिपाही नहीं बन सके तो एटलीस्ट वी कैन बिकम एन एक्सपोर्टर, अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। तो हम फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के लिए अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करियर वाइज भी देखें इसको, तो देखो अगर जो बिजनेसमैन है वो तो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इससे, और स्टूडेंट लेवल के हैं, देखो सब लोग क्या करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है, 99% देखो फेलियर होता है, 1% सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए, बाकी वापस वो रह जाते हैं। ग्रेजुएशन हो चुका होता है, इधर हाथ मारते उधर मारते, कुछ ना कुछ करके एंड लाइफ निकल जाती। क्योंकि बिकॉज इंडियंस लिव इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, अगर फादर की पेंशन आ रही है, बेटा स्ट्रगल कर रहा है, तो करते करते समय निकल जाए, कुछ ना कुछ हो जाता है, जितना पोता आ जाता है जॉब पे। तो एक होप, एक जनरेशन नहीं कर पाई कुछ, फादर के टाइम बहुत अच्छा था, हम नहीं कर पाए, आने वाली पीढ़ी ने अच्छी जॉब कर ली, वापस सेटल हो गए, पुश्तैनी मकान था, आराम से रह रहे हैं। तो मतलब अपना जो पैराबोला है रहता है, वो वर्टेक्स, मतलब कभी उतरे कब चढ़े मालूम नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अगर कुछ करना है तो ये मतलब इंटरनेट हर जगह हाँ है। अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अवेलेबल है, दिल्ली, जयपुर, जो इंडिया से बाहर वर्ल्ड वाइड सेम नेटवर्क वर्किंग है इसकी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। प्लस आप आने वाले टाइम में अगर आपको थोड़ा सा समझ ज्यादा आ गई, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्टअप कर सकते हैं। अब ये जरूरी वेरियस प्रोडक्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट करता है, कोई स्टोन कर रहा है, कोई एग्रो कर रहा है। देखो टमाटर भी जाएगा, एक्सपोर्ट्स होगा, गाजर भी जाएगी, एग्रो होगा, मेथी भी जाएगी। एग्रो में इंडिया में तगड़ा पड़ता है, स्टोन है आपका जालोर का, कोटा का, मकराना का, राजनगर का, इंडिया में साउथ का, मतलब सोर्सिंग आपके बहुत है। मसाले हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है, हर चीज आना जाना लगा रहता है। ठीक है, अब एक बात बोलो, ये और भी टेंशन होती है कि यार सर हमारे पास तो फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है। देखो आप ये कितने लोग जानते हैं कि जिनके पास प्रोडक्ट फुल अवेलेबल है, राइट, प्रोडक्ट फुल अवेलेबल है, और मगर वो एक्सपोर्ट्स करना नहीं जानते, पैसे वाले हैं। मगर जैसे एक स्टार्टअप है, आप एक लर्नेड स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, और आपने एक्सपोर्ट्स पूरा मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरह समझ लिया, आप उसको ऑफर देंगे कि सर आपका प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो कहेगा आजा, कैसे शेयर मिलेगा। स्टार्टिंग में आपकी जो फाइनेंस की है वो मतलब आपको, अगर आप उसका एक्सपोर्ट करोगे, उसके नाम से करोगे, उसको साथ मिला लोगे, उसको कन्विंस कर लोगे, तो कि आपका माल बाहर जाएगा, इंडिया में तो कर ही रहा है ऑलरेडी। अगर आपको उसको बाहर के ऑर्डर उसकी उसने कहा चल मेरी कंपनी के नाम से काम कर, आपने उसके चलो सर आप ये मैं पूरा आता है मुझे काम, आपकी वेबसाइट बनाए, आप ऐसे करें ऐसे करें, और आपको आपने उसको अर्निंग करने दे दी। आप जीरो थे, सैलरी भी नहीं, आपको जॉब नहीं मिल रही थी कोविड के बाद, आप इतने परेशान हो गए, बट लर्नेड थे और लर्न आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज थी, तो आपने हिम्मत करी, एक कंपनी से टाई अप किया कि मैं सर आपके लिए काम करूंगा, मुझको शेयर देना। अब वो जरूरी आपको करीब 5% ही दे इनवॉइस वैल्यू का, स्टार्टिंग में पार्टनर नहीं बनाएगा 50-50, मगर आपके पास एक वर्किंग कैपिटल आना शुरू हो जाएगी। आज अपना वक्त बुरा है, हम इस तरह से काम कर लेंगे, ठीक है, उसको ऑर्डर्स ला के देंगे, बिजनेस आएगा, उसको बिजनेस आएगा, अपन को देता जाएगा, फिर वो बढ़ाना भी शुरू हो जाएगा, ये बंदा छोड़ ना दे। ठीक है, तो अपना साथ साथ तो उसको लगेगा कि यार मेरा डोमेस्टिक बिजनेस ऑलरेडी था पहले, और एक इन्वॉइसिंग अलग से शुरू हो गई एक्सपोर्ट्स की। ठीक है, तो वो सेफ कैसे खेलोगे, तो ये सारा होगा कि लॉस हो गया तो आपको क्या होगा, लॉस हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके सारे रास्ते हैं सेफ काम करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपको डोमेस्टिक बिजनेस से
सेफ काम एक्सपोर्ट्स का होता है अगर आपने सही तरीके से काम किया होगा। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल ऑडिबल है? आवाज नहीं आ रही है इसका मतलब आपको? हाँ, आ रही है सर, अच्छी आवाज आ रही है। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक दो ना स्टूडेंट थोड़ा सा वॉलंटरली मेरे सवाल का रेस्पॉन्स दे दिया करे हाथ जवाब, ठीक है, उसको अनम्यूट करने का परमिशन है, राइट। तो फ्लो चार्ट अब देखो, अब ये स्टार्टिंग में आपको कोई है परेशानी कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अगर आप ये क्रॉस क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स है कि नहीं सर ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल खुली डिबेट है आपकी, ओपन, बोलते हैं ना ओपन चैलेंज, इस तरह से होगा इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा, हम कैसे बन पाएंगे। मगर क्या होता है, जज्बा होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और लगन मतलब करने की इच्छा होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट फुल भर भरी पड़ी होगी आप में तो आप मुश्किल से नहीं कर पाएंगे, और आप कोशिश करते हैं तो कर पाएंगे। तो कोई सवाल पूछे? अमजद ने हाथ रेस किया शायद, कोई नहीं है, सवाल शुरू करें हम आगे। ठीक है, तो पहला है, देखो एक्सपोर्ट्स का दिमाग में आइडिया नहीं होता है कि आज इस क्लास के बाद, मैं कह रहा हूँ क्लास खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स उनको तो फायदा होगा ही, जो न्यू कमर्स हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपोर्ट होता कैसे। ठीक है, एक दिन बोलते हैं ना 1 घंटे का एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, एमबी होते हैं 2 साल का एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फिर होता है पीजी डिप्लोमा होता है 1 साल का, सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 महीने का सर्वर का। ठीक है, और ये अपना हो रहा है आज 1 दिन का एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अमजद आपका हाथ बार बार उठ रहा है, रेज कर रहे हैं आप, प्लीज ये करें, स्क्रीन पे आ रहा है वो बार बार, आप या तो कुछ प्रॉब्लम कोई बटन दबा रहे हैं। ठीक है, आप रिएक्शन वाला बटन ना दबाएं तो ये स्क्रीन पे बार बार आपका आ रहा है। अमन इंटरप्राइजेस का भी आ गया, कुछ सवाल है अमन? नहीं ना, चल तो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट का। दिमाग में रहता है यार कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, कुछ अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग डिस्कस होते हैं ना, तो दिमाग में अलग अलग रहता है, तो बोलते हैं ना माला पिरोई जाती है कि मोती 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 करके, तो आज ये पूरी माला एक बार सेट हो जाएगी, आपको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे किस तरह से क्या होगा। ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा, आप लोगों का आवाज नहीं आ रही, कईयों का अनम्यूट नहीं हो रहा बोल रहे हैं। चलो देखता हूँ मैं वापस, अनम्यूटेड हो गए सारे, अनम्यूटेड हो गए, अब आराम से बोल सकते हैं। ट्राई करें एक बार अनम्यूट करके, हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है, अब अनम्यूट हो रहा है। हाँ हाँ सर, सर, हो रहा अभी हो रहा है सर। चलो ठीक है, अब वापस ठीक है सर। म्यूट कर लें, जिसको सवाल पूछना, मैं कुछ सवाल पूछे तो उसमें कोई जवाब नहीं दे पाया था, तो अभी वापस वो पूछ सकता है जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे अभी। ठीक है, एक लेमैन सवाल है कि अभी मैं सर कैसे करूंगा कैसे, तो आगे चलो, आगे चलता हूँ, किसी ने पूछा नहीं सवाल। ठीक है, नेक्स्ट में एंड में और पूछ लेंगे। तो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का मतलब है हर बार जब भी आपका एक्सपोर्ट शुरू कहाँ से होगा एंड कैसे होगा, तो आप सब मान के चलें कि अभी हम लेमैन, हमें एक्सपोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, और जिसको नॉलेज है वो और डेवलप कर लेना। ठीक है, तो ये मूवी देखो, आपको लैंड सी एयर, एक्सपोर्ट बाय एयर भी जाता है, सी से भी जाता है, लैंड से भी जाता है। लैंड से इंडिया में कहाँ जाता है? बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है खूब, ठीक है, और पाकिस्तान भी ट्रक अंदर ही जाती है, रिवर्स लग जाती है अटारी बॉर्डर पे, और हमाली होती है, मैनुअली डिलीवर होता था। अब आजकल ये भी लड़ाई झगड़े की वजह से आपस में बंद कर दिया। और ये देखो शिप पड़ा है, ये शिप कहाँ खड़ा है? बर्थ पे। रेलवे स्टेशन को बोलते हैं प्लेटफॉर्म, और शिप खड़ा होता है उसको बोलते हैं बर्थ। ये बर्थिंग करके खड़ा हुआ है, और इस साइड में खड़ा ये गेंट्री क्रेन है, ये कंटेनर्स ऑफ एंड लोड करती है शिप्स पे। ठीक है, क्रेन से है, प्लेन है, ये रनवे चल रहा है, तो एक्सपोर्ट्स का हो गया।
थोड़ा सा ये ज्यादा देर लग जाता है ना फ्लो चार्ट, तो ये आ गया। ठीक है, सेकंड आपका काम होगा, देखो साहब आप पूरी लर्निंग कर लें, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट्स की पूरी नॉलेज लेने के बाद ही बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखा देखी में किसी को सुन सुना के अगर आप आएंगे कि यार मैं तो उसमें कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपने जो 10 साल में कमाया है वो गवा देंगे। एक्सपोर्ट जाते वक्त तो आप बड़े गुरूर से बोलेंगे, लोग कोई पूछेंगे क्या कर रहे हो साहब, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जा रहा है मेरा माल। ठीक है, लोगों से बात करना बंद कर देंगे, कॉन्फिडेंस एकदम घमंड आ जाएगा आपको कि मैं एक्सपोर्टर बन गया हूँ। मगर जब पेमेंट नहीं आएगा तो वही पास वाले पूछेंगे क्या हुआ भाई साहब, वो 10 साल की कमी आपने लुटवा दी, बायर ने चीटिंग कर लिया, पैसा नहीं दिया। तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है बायर के साथ, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर का गेम होता है तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, तो अवेयरनेस अलर्टनेस और सेफ, अगर आपको काम आ गया तो मैं कह रहा डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा इजी है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक में चीटिंग हो सकती है, तो हम कोर्ट कचहरी, हमारे इंडिया में लीगल सिस्टम बहुत लंबा है, एक्सपोर्ट्स में आप गलती ही नहीं करोगे तो चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, तो लर्निंग आने के बाद अब आप या देखो अपने पास फंड्स हैं तो वी कैन स्टार्ट अवर एट ओन, और फंड्स नहीं है तो वी हैव टू वर्क फॉर अदर्स। सेम मतलब नॉलेज विल बी द सेम, अपने लिए करो तो भी वो सेम नॉलेज काम आएगी, और दूसरे के लिए भी करें तो सेम नॉलेज काम आएगी। तो सबसे पहला काम होगा अपना, या अपने लिए करें या बॉस कोई पूछेगा यार अपना बिजनेस शुरू करना, तो उसको बोलेंगे भाई कंपनी का नाम रखें, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, कंपनी का नाम रख रहे हैं तो ये याद रखना कि बड़ा लंबा नाम ना रखें, क्योंकि वेबसाइट में लंबा नाम होता है, खुलता मुश्किल से है, तो छोटा शॉर्ट एंड स्वीट। और मैं चाहूंगा कि आप कास्ट रिलीजन वगैरह कोई ऐसी चीज ना दें, स्ट्रेट अवे विक्ट्री ग्लोरी राज मैंने दे दिया, छोटा इंडियन नेम है, इससे ये आइडिया हो जाता है कि कंपनी इंडिया की है, और बाई चांस अपना मार्केट चाइना है और लड़ी आपस में हो गई दो कंट्री की, तो राज से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इंडिया की बाइक बिजनेस। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कमोफ्लाज नाम रखते हैं। अब यूनिलीवर कंपनी है, उसने कर रखा है हिंदुस्तान लीवर, अब लोग सोचते हैं हिंदुस्तान लीवर इंडिया की है, स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, तो वो डांस से अब थोड़ा सा यार देखना, विक्ट्री ग्लोरी कोई भी फॉर्च्यून, अब जोधपुर के बड़े बड़े एक्सपोर्टर देखो, सन सिटी आर्ट एक्सपोर्ट्स, फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स, नोबल एक्सपोर्ट्स, इस तरह से नाम है सारे। ठीक है, तो आप ये प्रीफिक्स में ऐसा छोटा नाम दे सेलेक्ट कर लें, और सफिक्स में एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल, ग्लोबल, ओवरसीज, इंपैक्ट ये रख सकते हैं। कई लोग करते हैं विक्ट्री स्टोन एक्सपोर्ट्स, स्टोन एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, मूड था स्टोन एक्सपोर्ट्स का, स्टोन करेंगे। कभी मूड हो गया कि सर मेरे पास तो जीरा भी का ऑर्डर आ गया है, तो जीरा का बायर पूछता है कि सर आपका जीरा आएगा बस उसके अंदर स्टोन आएंगे क्या, क्यों, बोले वाई, योर कंपनीज नेम इज विक्ट्री स्टोन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि लाइसेंस आईसी जो है पूरा वर्किंग होता है, कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है, वो एक बार होती है, बार बार नहीं होती, और ये जीएसटी है, लेना है, बार बार बोलेगा ये बंद कर दो कंपनी, वो खोल दो, वो खोल दो, सीए भी बोलेगा सर ये कंपनी अच्छी तरह से खोल लो। ऐसी कंपनी खोलो कि दादा खोले और पोता चलाए, और कंपनी का नाम रिलायंस हो। ठीक है, तो आप ये इंटेंशन में डाल कंपनी बनाने का सोचना कि मेरा पोता काम करेगा इसमें। ठीक है, तो ये मील फाउंडेशन जॉब भली आईएएस बन जाओ आप हो, आप तक ही है, आपकी जनरेशन तक नहीं है, बिजनेस जनरेशन तक है। स्टार्टिंग वाले को नींव की ईंट तो बनना पड़ेगा, जो जाएगा वो नीचे चला जाएगा, मगर ऊपर जो आएगी आने वाली पीढ़ी वो उस पर राज करेगी। तो जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो देखते हैं आप कितना उनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बिजनेस हैं, उनको मतलब स्टैंड अप रेडी मिलता है। और जो बेचारे उन्हें फादर जिनके अच्छी जॉब पे है मगर काम कर रहे हैं, मगर उनको नया स्टार्ट हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट भी आजकल कहने लगी है अपना करो, कुछ भी करो, कोई बोलो स्टार्टअप करो, मतलब कोई छोटा काम भी करो स्टार्ट, मगर अपना स्टार्ट करो। तो ये नामांकन करने, नाम करने के बाद क्या है, तो करंट अकाउंट खोलना, जीएसटी नंबर भी लेना होता है। तो जीएसटी नंबर लेने वाले से मैं पहले आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, कईयों का होता है कि मुझे ना अपने .com का नाम चाहिए, डोमियन नेम, तो डोमियन नेम पहले लेना है, क्योंकि बाई चांस आपको .in मिल रहा है, .com नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा। तो अच्छा है पहले डोमियन कर लें, बुक कर लेंगे तो 700-800 रुपए जितने भी लेता है सॉफ्टवेयर वाला, उससे आपको हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप जीएसटी नंबर ले लें, जीएसटी नंबर सीए के थ्रू लें। जीएसटी नंबर आने के बाद आप जाएंगे अपने बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, तो बैंक का जो चयन है, देखो प्राइवेट बैंक थोड़े हेल्पफुल होते हैं नए एक्सपोर्टर्स के लिए, वो असिस्ट करते हैं, और बाकी जो चार्जेस वाइज इंडियन जो गवर्नमेंट बैंक है वो थोड़े कम चार्ज लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में अपने ज्यादा ऑर्डर तो है नहीं, तो वी कैन गो फॉर प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया,
इंडसइंड हो गया। Sir, I want to add something. बैंक ऑफ बड़ौदा का सर एक करंट अकाउंट है न्यू स्टार्टअप्स के लिए, दे चार्ज ओनली 2500 रुपीज। ठीक है, बढ़िया तो बात। उसमें ना उसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस का पंगा भी नहीं है, तो स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है वो। चलो वेरी गुड, देखो ये ऐड कर लो आप। थैंक्स मिस्टर नरेंद्र। ठीक है, मैं सोच रहा था 10,000 रुपये बेचारे स्टूडेंट्स को अरेंज करने पड़ेंगे, अब सस्ता ऑप्शन आ गया। और कई बार शिविर भी लगाते हैं बैंक, कई बैंक मैंने कहीं देखा शिविर लगाते हैं, करंट अकाउंट का भी लगाते हैं। उसमें उस टाइम वो करते हैं 1,000 रुपये में खोल लो। कई बार होता है तो आज शिविर के टाइम में अगर करंट अकाउंट कोई खोल रहा है तो सस्ता भी कर देते हैं 1000। और शिविर का वेट नहीं करें, जो एक स्टूडेंट ने अडॉप्ट किया है कि भाई 2,500 में बन रहा है, गो फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। नाइस बैंक, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अच्छा बैंक है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये प्राइवेट अप्रोच के साथ काम करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, म्यूट कर लें नरेंद्र वापस आप अपने आप को, आप भूल जाते हैं हमेशा, ये प्रॉब्लम आती है बस। कोई एक बोलता है बंद ही नहीं कर रहा है वो, अब मैं सबको म्यूट करना पड़ेगा वापस। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मगर मानते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। आपका करंट अकाउंट में बैंक आपसे जीएसटी नंबर मांगेगा, आपका पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड पहले से अप्लाई करके रखे, आजकल स्टूडेंट भी पैन कार्ड ले लेते हैं भले कुछ भी हो, तो वो जरूरी है। और आधार कार्ड मांगेगा। ये अप्लाई करने के बाद आप ऐसे बैंक जैसे जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक और इनमें नहीं खुलेगा जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच नहीं है। उस बैंक मेरी जान पहचान बहुत अच्छी है, मेरे मामा के दोस्त रहते हैं, उनको वो मैनेजर है, उससे कुछ नहीं होगा आपको। जो विदेश मतलब बैंक आरबीआई सारा कंट्रोल करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज आपका आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड यूरो, तो ये ऑथराइज बैंक होते हैं जिनको डीलिंग में अलाउड है वही करते हो। उन बैंकों को कहा जाता है ईडी, ईडी बैंक, ऑथराइज डीलर। ईडी हर जगह आपको जब कस्टमर रजिस्ट्रेशन भी कराओगे तो आपके बैंक का ईडी नंबर चाहिए होगा, ऑथराइज डीलर नंबर, कोड नंबर, वो आरबीआई देती है इन बैंकों को। तो आपने डायरेक्ट आपके जैसे बोला कि मेरे घर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, मैं यही खोल लेता हूँ। बट ये क्या होता है कि देखो आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे डॉक्यूमेंट अपनी घर वाली ब्रांच पे दोगे, वो मेन ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज में वापिस जाएंगे। इससे अच्छा है डायरेक्ट वही मेन ब्रांच में खोलो जहाँ फॉरेन एक्सचेंज है। ये छोटी छोटी चीजें जो हेल्प करती है आपको ज्यादा आगे वाले हर्डल्स के लिए। कभी में भी होगा बार बार फिर सीधा, नहीं तो 2 बार अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, थोड़ा ये पीपीटी क्या होता है, अगर ज्यादा देर रोक दो तो ये अटक जाता, आगे नहीं होता फिर। ये एक जूम गैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये लास्ट है, हम इसको हटा देंगे अब, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से डिजाइन था और वी विल बॉयकॉट चाइना एनी हाउ। तो ये तो ये आगे नहीं हो रहा है यार। ठीक है, अब ये आपने कर लिया। इसके बाद करंट अकाउंट आने के बाद उसका एक चेक आने दो आप। चेक में आपके कंपनी का नाम प्रिंट होना चाहिए। कई बार बैंक बोलते हैं कि आपको ये ले लीजिए, रेडी है आपका ये बिना छपा हुआ 25 लीफलेट का चेक बुक आपको पहले दे देते हैं, और नाम छपा हुआ भी आपको आ जाएगा वहीं 15-20 दिन में। आप कहेंगे मुझे इससे जरूरत भी नहीं है, प्लीज आप कहें मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी का प्रिंटेड नाम से ही आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड ले पाएंगे। तो अब आप डीजीएफटी देखो, ये इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लेना देना है वो सारा इस डिपार्टमेंट से, नंबर 1 डिपार्टमेंट है। इसी से आपका काम पड़ेगा। सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसी जो इंडिया की है, क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इम्पोर्ट होगा, वो सारा इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस में लिखे हैं। क्लियरिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टम, आरबीआई कंसल्टेंट, जो भी है सारे वो इससे रेफरेंस लेते हैं। तो वेबसाइट आप नोट कर लें, सारा काम पड़ेगा, आप इसको भी रिफर करते रहे हमेशा। इसमें अब एक कॉलम है हाउ टू अप्लाई आईसी नंबर। आईसी क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है। ये आईसी कोड आपको मिलेगा तो देन यू ओनली एबल टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। ये फर्क करता है एक स्मगलर और एक एक्सपोर्टर के बीच में। स्मगलर बिना कस्टम से पूछे
बिना आईसी नंबर लिए हुए इंडिया से बिना एयरपोर्ट और सी पोर्ट से जंगलों के रास्ते माल भेजता है, वो स्मगलर है। और एक्सपोर्टर वो है जो आईसी नंबर लेता है, अलाउड आइटम इंडिया से बाहर भेजता है जो अलाउड है, और एयरपोर्ट और सी पोर्ट से कस्टम से चेक कराने के बाद भेजता है। ठीक है, तो आईसी मतलब आप, मुझे तो एक्सपोर्टर बनना है, इंपोर्ट तो करना ही नहीं, तो मैं इंपोर्ट कोड क्यों लूँ? आपको हाथों हाथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड मतलब दोनों मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे बाय चांस कोई रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई पार्ट उसका अवेलेबल नहीं है और आप वो बाहर से इंपोर्ट करके उसे असेंबल करना चाहते हो, तो अलग अलग चीज नहीं है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्टर अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको रियायत है इंपोर्ट आइटम में, और ऐसे ही कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो उस पर ड्यूटी जाता है। ठीक है, घर में होता है ना कि पढ़ने वाला बच्चा कहता है पापा मुझे ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो पढ़ने के लिए ले रहा है, उसको मिल जाता है। एक बच्चा है वो बदमाश खेलता है, उसे गेम के लिए चाहिए लैपटॉप, तो नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट्स करोगे आप तो गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटीज देगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी वो रिवेव कर देगी या रिबेट दे देगी। तो आईसी कोड जो है वो आपका डीजीएफटी सप्लाई होता है, उसमें सबसे आप चाहें तो खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सीए से आप जाओगे, नए आदमी जाते हैं तो क्या कहते हैं 5,000 लाओ, 6,000 लाओ, ज्यादा कितने भी पैसे ले लेते हैं। खर्चा जो होता है सिर्फ 500 रुपीज होता है इसमें। ठीक है, 500 इसकी फीस आती है। इसमें अपलोड क्या होता है, आपका चेक, कैंसल चेक कंपनी का, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये आप अपलोड करो। सेल्फ आप खुद भी ले सकते हो और सही ढंग से, मगर क्या अगर नॉलेज नहीं है ढंग से, अगर गलत भर दिया तो ये डिजिटल है, एक बार फंस गया तो दोबारा इशू नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अप्लाई करें, नहीं तो जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे टच में है हमारे यहाँ के लिए, ठीक है, सिर्फ सर्विस चार्जेज हमारे यहाँ से 500 रुपीज हम स्टाफ को दिलवाते हैं और 500 रुपीज जाते हैं, 1000 रुपये में आपका आईसी कोड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है तो ही कैन चार्ज समथिंग फ्रॉम यू। बट ये नहीं है कि भाई हम 5,000 4,000 जबरदस्त ले रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो देते ही देते हैं। 5,000 तो मिनिमम मिलते ही हैं, और कोई जान पहचान होती है सीए की तो वो 4,000 कर देता है। ठीक है, तो ये आईसी कोड बन गया। आईसी कोड आपका इश्यू होते ही आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन गए। ठीक है, ये आईसी कोड आने के बाद अब आपको कई बार स्टूडेंट सिर्फ प्रोडक्ट क्या करें, तो कोई सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट वही चूज करना है जिसपे आपकी मजबूती हो। बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप जिसको अरेंज कर सकते हो प्रोडक्ट को, जो आपको मिल सकता है इजीली, या टाई अप हो सकता है। कोई आपके जैसे मंडी के अंदर मूंगफली वाला है, वो कहता है यार मूंगफली माल मेरा बहुत है, एक्सपोर्ट करवा दे। आपके पास फंड नहीं है, आपको एक्सपोर्ट्स की नॉलेज फुल है, आप उसका काम करोगे और वो आपको शेयरिंग दे रहा है, और अगर आपने अच्छा शेयरिंग दिया तो आप उससे काम शुरू कर सकते हो। मगर आपके पास बेस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। आपने मेहनत कर दी और आपको माल नहीं मिला तो सारा गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो पहले फर्म डिसीजन लेना है कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और कौन सा आपको सप्लाई मिल सकती है। ठीक है, स्टोन की माइन है मेरे अंकल के, मामा जी की है, मिलेगी मिलेगी तो मजा आ गया। मामा जी डोमेस्टिक में निहाल है, आप उनका माल एक्सपोर्ट करो, मामा जी उधारी भी देते रहेंगे, आप माल बेचते रहो। ठीक है, और पैसा मामा जी को टाइम से मिलता रहा तो फिर खत्म, मामा जी ने खान आपको दे दी कि बेटा तू करता रहे जितना निकाल। आप भी अपना बंगला बना लेना अलग से, गाड़ी वाड़ी, सारा प्रोडक्ट मामा जी का। रिश्तेदार एक दूसरे से ही बढ़ते आगे। ठीक है, तो ये थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, मगर फुल प्रूफ हो। एक बार कमा के दे दोगे तो मामा जी आंख बंद कर लेंगे, फिर कहेगा बस मेरा भांजा है, करेगा जो करेगा। मगर आपने गलत चीज कोई करी, लॉस कर दिया, घर वाले सहन करके रह जाएंगे, मगर फिर बाद में ठीक है, अंकल कोई है, रिश्तेदार है, मिलने वाला है आपका, माइंड वाइंड जो भी है। ठीक है, आगे चले हम। अब प्रोडक्ट चूज कर लिया, जो प्रोडक्ट चूज करा उस प्रोडक्ट की गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोडक्ट वाइज आईसी कोड जो होता है, एक तरह से एक्सपोर्ट लाइसेंस बोलो, ये हर प्रोडक्ट के लिए एक ही होता है। मगर आप प्रोडक्ट अलग एक्सपोर्ट करना है, वो आईसी तो हर सब के लिए एक्सपोर्ट, कोई भी कम्युनिटी एक्सपोर्ट हो, स्टोन करो, हैंडीक्राफ्ट करो, आईसी कोड एक ही रहेगा। मगर आप प्रोडक्ट अलग है, जैसे हैंडीक्राफ्ट करना है तो उसके गवर्नमेंट ने एक अलग से ईपीसी बनाई है। ईपीसी का एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसका नाम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब काउंसिल अगर वो हैंडीक्राफ्ट के लिए तो उसका नाम हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, कपड़े का है एईपीसी, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो कपड़े एक्सपोर्ट करने हैं आपको, रेडीमेड्स करने हैं तो करना है, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना है तो अपेडा, आपको स्पाइस करना है स्पाइस बोर्ड, अलग अलग है। आप गूगल में जाके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लिख के एंटर मार देना, इंडिया में जितने एपीसीज है उनकी सबकी वेबसाइट आ जाएगी, और वे उस वेबसाइट डीजीएफटी पे क्या है, सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज है, ईपीसी पे उस प्रोडक्ट की सारी नॉलेज है जो प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं। मतलब इंडिया में तो ईपीसी एच से बाहर क्या जाएंगे, सारी नॉलेज उसमें लिखी हुई है।
सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसकी मेंबरशिप आईसी कोड होता है आपका लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए, ठीक है, एक बार मिल गया। अब आपको स्टूडेंट बता सकता है आपका आईसी नंबर क्या होगा ना? कोई जादू से कोई बता सकता है कि भाई मेरा आईसी नंबर ये होगा? सर पैन कार्ड नंबर। यस, पैन कार्ड नंबर आपका आईसी कोड नंबर होगा। सर पैन कार्ड नंबर। जो पैन कार्ड नंबर आपका है, आप आईसी पूरा करोगे। आजकल ये हो गया, पहले तो कोई दूसरे इशू हो जाते थे, मगर अब आपका जो पैन कार्ड इशू हुआ है वो आईसी नंबर। कई स्टूडेंट क्या होता है, कई बार जल्दी ऑर्डर कोई बाहर जल्दी लग गया और कोई ऐसे ही नेट पे लग गया, वो बाहर बोल रहा तो वर्ड से आईसी नंबर अप्लाई भी नहीं किया होता है, तो वो अपना पैन कार्ड नंबर बता देता है और उसके बाद में इधर माल बनाते हैं और फटाफट आईसी नंबर वगैरह म्यूट कर लें वापस। एक जना कौन रह गया, उसके घर की थालियों की आवाज आ रही है, मानेगा नहीं है वो, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। कर लिया उसने? ये डिस्टरबेंस होती है सबसे मेन, जॉब देके अनम्यूट नहीं करते हैं, बस सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो आरसीएमसी रजिस्टर्ड मेंबरशिप को क्या कहा जाता है? आरसीएमसी। याद रखना, एक एक्सपोर्टर की जो फंडामेंटल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है वो आईसी कोड लेना और आरसीएमसी लेना, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन, सबसे मेन रजिस्ट्रेशन तो यही है। ये हो गए। आरसीएमसी सालाना होती है, हर फाइनेंशियल ईयर में अपडेट करानी पड़ती है। हर ईपीसी की अलग अलग फीस होती है। तो जैसे हैंडीक्राफ्ट वाली है तो 8,500 के करीब लगते हैं, और फिर बाद में 5,000 करीब प्लस है, अभी 7,000 समथिंग है, तो जीएसटी मिला के 8 के अबव पड़ जाती है। ये कितना देना कितना नहीं लिखा, सारा उसकी ईपीसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, कैसे देना है, किस तरह अप्लाई करना। आरसीएमसी अप्लाई करने के लिए सबसे मेन चीज होती है आईसी कोड का नंबर, आईसी कोड की कॉपी। आप एक्सपोर्टर हो तो मेंबर बन सकते हो, एक्सपोर्टर नहीं हो, आपने आईसी नंबर नहीं ले रखा है, तो आपके लिए ये संस्था है ही नहीं, आपको आरसीएमसी नहीं मिलेगी। कैसे बन जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सारा प्रमोशन के लिए लीड, बाय लीड, मेले, फेयर, वो कहाँ हो रहे हैं, कहाँ पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपका कहाँ ज्यादा जाएगा, इस पे गवर्नमेंट ने ये सेंक्शन लगा दी, इस पे ये अलाउ कर दिया, इस पे ड्यूटी माफ कर दी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। ये हर बार थोड़ा सा रुक जाओ, अटक जाता। ठीक है, पीसी के बाद आके धीरे धीरे होता है। अब ये देखो, इसके बाद हो गया, नेक्स्ट काम आपका है, मैंने डोमेन आप तो पहले ही बुक करवा लिया था। डोमेन बुक करने के बाद अपनी वेबसाइट वगैरह पूरी बनवा लें। डोमेन तो बुक था। प्रोडक्ट जैसे हर जो प्रोडक्ट एक्सपोज करना है, 50 आपके पास आइटम है उस प्रोडक्ट के, तो 4-4, 5-5 फोटो हर वेराइटी के लगा दें। वेबसाइट वेबसाइट क्या है, मालूम पड़ता है कि आप करते क्या है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आप एक आपका एक बायोडाटा है एक तरह से, कि आपका क्या क्या डील करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या प्रेजेंस है आपकी, क्या क्या है ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड हैं, उनके लोगो लगा दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कंपनी की वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बना के उसमें जैसे आप मेंबर हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका लोगो लगा दो। आप पीओ के मेंबर हैं, उसका लोगो लगा दो। आप ईपीसीएच के मेंबर हैं, उसका लोगो नीचे मेंबर ऑफ। तो बायर को लगता है यार कि मेंबरशिप इसने लेके इतने ऑर्गेनाइज से अटैच है, तो उससे क्या महसूस होता है, जेन्युइनिटी, आप जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं, राइट। तो उससे अच्छा होगा। प्लस प्रोफाइल, आप क्या प्रोडक्ट करते हैं, स्टोन है तो आप स्टोन, जैसलमेर का स्टोन, कोटा का स्टोन, ये थोड़ा सैंपल लगाए हुए होते हैं, उसके वेराइटी 5-6 वेराइटी लगाए, तो बायर के पास ऑप्शन है आपसे बात करने के लिए। और बाकी पूरे एक साथ सारे फोटो लोड नहीं करें, क्योंकि वेबसाइट पे धीरे धीरे अपलोड होती है, ज्यादा उसमें डाटा डाला होगा तो अपलोड धीरे होगी। आप बस बताने के लिए प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा चाहिए तो वो पर्सनली आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ये दिल्ली में जो फेयर होता है ना, उसकी स्पेस ये रही है, नीचे वाला जो है हैंडीक्राफ्ट फेयर। तो आप इंटरनेट से मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग भी हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसमें सारा सिस्टमेटिक बना है। अभी ये फ्लो चार्ट है पूरा
होगा इसमें, फिर भी इसमें बहुत चीज आपको क्लियर होगी, एक रूपरेखा बनेगी आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप बायर से बातचीत चलेंगे। देखो फोटो, उसने आपकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट देखने के बाद वो आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछता है, किस चीज का है क्या नहीं, वो आप सब बता देते हैं, और प्लस आपके वो रेट वेट, तो दो चीज का डिस्कशन होता है। एक्सपोर्ट में सबसे मेन चीज है जो आपको जरूरी आनी चाहिए, ये है पेमेंट टर्म और इनको टर्म। ठीक है, अभी ये 2010 लिखा है, ये अपडेट हो गई है 2020। जो स्टूडेंट पहले पढ़ के गए थे हमारे पास वो 2010 पढ़ के गए थे, अभी पढ़ रहे हैं वो 2020 पढ़ रहे हैं, और जो वापस जो पुराने रिवीजन करने आ जाते हैं सर इनको टर्म कब आएगा, हम वापस आएंगे, तो इसको उनको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, जो मतलब जिसको पेमेंट टर्म जो बोल रहे हैं, सोल ऑफ आत्मा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट टर्म और इनको टर्म है। जिसको पेमेंट टर्म इनको टर्म आती है वो एक्सपोर्ट, बाकी की चीज जरूरी है मगर ये तो सोल है, जान। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में आप क्या करेंगे, पहले आप फोटो ऑफर भेजेंगे। ठीक है, फोटो ऑफर एक और परफॉर्मा इनवॉइस, फॉर्मेट्स आपको बताए जाएंगे आगे वाले कोर्स पढ़ाए में डिटेल में। इनवॉइस बनती है, इनवॉइस मतलब बिल होता है, परफॉर्मा कच्चा कोटेशन होता है, एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, क्या प्रोडक्ट, क्या प्राइस। प्राइस में ये इनको टर्म आती है कि अगर आप फैक्ट्री से लेगा तो क्या रेट होगी, कुंद्रा पोर्ट से रेट लेगा उस प्रोडक्ट की क्या रेट होगी, अगर आप न्यूयॉर्क तक लोगे तो क्या रेट होगी, अगर आप वही आइटम अपने घर तक लोगे डोर डिलीवरी तो ये रेट होगी, डिफरेंट रेट्स ऑफ सेम प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। फोटो ऑफर एक्सेल शीट को होगा आपका, उसमें पहले एक फोटो आपके प्रोडक्ट की जो भी है, आप अलमीरा बना रहे हैं उसकी फोटोग्राफ, फिर अपना कोड नंबर, फिर उसका डिस्क्रिप्शन किस चीज से बनी है, क्या पॉलिशिंग हुई है उसकी, उसके बाद लेंथ एंड ब्रेड हाइट, उसकी हाइट क्या है, फिर उसका सीबीएम क्यूबिक मीटर कैलकुलेट करके लिखना है, और फिर उसका वजन भी लिखना है, वजन लिखना है नेट वेट। फिर बाद में सीबीएम का लोडेबिलिटी इन 20 फीट कंटेनर, हम कंटेनर्स पढ़ेंगे तो मतलब कंटेनर्स में कितना ये पीस आता है, तो बायर क्या होता है, अगर एक कंटेनर का ऑर्डर देना है तो उसे मालूम है कि मैं इतने पीस का ऑर्डर दूं। अगर आपके 121 पीस आए हैं उसके अंदर, तो बायर मालूम है कि अगर ये 100 पीस एफओबी है, मतलब अगर इसकी रेट 120 आ रहा है, 140 और 140 121 पीस आ रहे हैं, तो ऑर्डर कितना होगा, $140 इंटू 121 पीसेज इज इक्वल टू जो फिगर आएगा वो ऑर्डर अमाउंट होगी, एक कंटेनर का मिनिमम ऑर्डर देगा। तो ये चीजें और डिटेल में बताएंगे आपको। तो फोटो ऑफर और परफॉर्मा इनवॉइस ये एक्सपोर्टर पहले भेजता है बायर को, और बायर ये फाइल गया, बायर अपने फाइल के अंदर ये पंच करके रख लेगा, और अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो पेमेंट टर्म और इनको टर्म डिसाइड करके, इनमें से डिसाइड करके, और बायर को क्या भेजेगा, एक्सपोर्टर को क्या भेजेगा, परचेज ऑर्डर, काम है इंटरेस्टेड हो, यहाँ से फाइल शुरू होती है एक्सपोर्ट्स की, ऑर्डर की। अब ये पेमेंट टर्म देखो इतने हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब मानो एक्सपोर्ट को ध्यान होना चाहिए, पेमेंट एडवांस क्या होता है, ओपन अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट सेल क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है, इसमें रिस्क किसका, एक्सपोर्टर कहाँ तक है, बायर का कहाँ से रिस्क है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, पेपर, 3 पेपर तो डॉक्यूमेंट पे ही है देखो, तो डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज एक्सपोर्ट में बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट लेटर, सबसे ज्यादा पेपर वर्क होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी, और फिर बाद में ये होता है आपका इंकोटर्म्स। इंकोटर्म में आपका हो गया कॉस्ट, कंट्रोल एंड लायबिलिटी, 3 वर्ड याद रखना आप, कॉस्ट, एक्सपोर्टर की कॉस्ट कहाँ तक, बायर की कॉस्ट कहाँ से शुरू, और कंट्रोल, एक्सपोर्टर के कब्जे में कब तक माल है और बायर के कब्जे में कब से आ गया, और देन इसके बाद हो गया आपके लायबिलिटी। लायबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंश्योरेंस। आप अपने आपके रिस्क में फैक्टर में, अगर आपके पाले में अगर शिपमेंट है अप टू, मतलब आपकी जिम्मेदारी अगर मुंद्रा पोर्ट तक है, तो मुंद्रा से पहले अगर ट्रक का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो यू आर लायबल, आपके डैमेज है। जहाज पे आपने लोड करा दिया और बीच में समुद्र में डूब गया, आपका एफओबी ऑर्डर था इंकोटर्म में, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मुंद्रा पोर्ट तक थी, डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी थी बायर की। मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बायर ने नहीं कराई तो वो लॉस करेगा, आपको नहीं होगा, आपका पैसा आपको मिलेगा। इनकोटर्म पूछी जाएगी कि किसका क्या था, जब केस होता है, कुछ भी होता है, डिस्प्यूट होता है, तो यही पूछता है जो भी सामने वाला जज होगा या आर्बिट्रेटर, जो बार फैसला होता है कोर्ट के, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन। वो पूछता है पहले बताओ तुम्हारी इनकोटर्म, बहस मत करो, पहले पेमेंट टर्म बोलो, इनकोटर्म बोलो। मैं भी कोई भी समझदारी कोई आता है सर मेरे ये हो गया वो हो गया, और बायर ने चीट कर लिया, लूट गया, सर ये हो गया, मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं कहता पहले रोना धोना छोड़ो, मुझे बताओ पेमेंट टर्म और इनकोटर्म क्या थी, सर पेमेंट टर्म ये थी, इनकोटर्म थी,
फिर मैं बोलता गलती तेरी थी, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये थी। तो क्रिस्टल क्लियर है, वर्ल्ड वाइड क्लियर है, कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं है। या एलओसी और एलएसी का डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा, बिल्कुल बाल से बारीक तक रहेगा, डिसाइड किया हुआ है। और ये सारा कानून जो किसने बनाया है, आईसीसी ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया, पूरी दुनिया में लागू होते हैं पेमेंट टर्म के और इनकोटर्म के, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो अपडेट आ देते हैं। तो नेगोशिएशन होगी, नेगोशिएशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा, पहले पेमेंट टर्म का, तो पेमेंट टर्म इनमें से कोई चूज कर लो। तो अभी अब बायर ने चूज कर ली भाई, अब लेटर ऑफ क्रेडिट, हम अपने आगे के केस के लिए हम एलसी लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स मतलब जो पेपर वर्क जो होता है वो एलसी में होता है। एलसी में क्या होता है, एक एलसी होती क्या है, एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पे भरोसा नहीं है। इंपोर्टर कहता है मेरी गारंटी में पैसे दे दूंगा, एक्सपोर्टर कहता है रहने दे भाई तेरी गारंटी, बाई चांस लड़ गया तो हम कहाँ से जाएंगे, मना कर दिया तो बार बार चक्कर कौन लगाएगा अमेरिका के। तो एलसी क्या होता है कि चलो मेरे पे भरोसा नहीं है, ये अमाउंट सपोज $1 लाख का ऑर्डर है, तो $1 लाख मैं मेरे बैंक के पास जमा कराता हूँ और मेरे बैंक को कहता हूँ कि तुम गारंटी दो। तो बैंक बोलता है हाँ मेरी गारंटी, इसके 1 लाख मेरे पास है, मगर इसने ये शर्तें लिखाई हैं कि 3 महीने में माल मिल जाना चाहिए, ये कम्युनिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, वो चाहिए, सारी शर्तें वो लिखा देता है। वो शर्तें एलसी के अंदर लिख दी जाती हैं और तारीख तय कर दी जाती है, इस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट दे दोगे तो ये मेरे पैसे, इंपोर्टर के पैसे मेरे पास पड़े हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पैसे देने के लिए। तो अब गारंटी किसने ले ली, बैंक ने, इंपोर्टर के बैंक ने। तो इससे ये होता है कि अभी एक्सपोर्टर किस पे भरोसा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा करना पड़ेगा दुनियादारी के वर्ल्ड में। अगर बैंक है, विदेश बैंक है, उसने कह दिया मैं दूंगा पेमेंट, तो ये इंपोर्टर के बैंक के द्वारा लिखित गारंटी एक्सपोर्टर को दी जाती है कि तय समय सीमा के अंदर अगर ये एक्सपोर्ट ये माल भेजा गया तो क्लियर समझ में है, तो ये मैं पैसे मैं दूंगा। तो अब एक्सपोर्टर को पैसे किससे लेने हैं, बैंक से लेने हैं, तो उसको ज्यादा सेव लगता है इंस्पाइट ऑफ वो बायर से मांगे। तो एलसी इसे कहते हैं नटशेल में, जिसको नहीं मालूम है, जिसको मालूम है उसको तो क्लियर है, बट जिसको नहीं मालूम तो ये समझ ले, एक लिखित गारंटी इंपोर्टर के बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को दी जाती है कि तय समय सीमा के अंदर अगर ये डॉक्यूमेंट अगर जमा करा देता है तो ये पैसे पाने का हकदार है, ठीक है। तो इसमें पेमेंट टर्म है, फिर बाद में इंकोटर्म, दो ज्यादा इंकोटर्म यूज होती हैं, 11 इंकोटर्म है टोटल। इसमें एफओबी का मतलब क्या है, सीएफ का मतलब, दो मैं बता देता हूँ मैं। एफओबी का मतलब है एक्सपोर्टर को लोडिंग पोर्ट तक माल पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी शिप के ऊपर लोड करवा देना है एक्सपोर्टर को। लोड कराते हुए टूट फूट भी हुई वो भी एक्सपोर्टर के हिस्से में आएगी। सही सलामत एक्सपोर्ट ने शिप पे रख दिया और शिप के ऊपर रख के हट गया और शिप पोर्ट टेरिटरी से बाहर निकल गया, जब तक वो उसके बाद समुद्र में डूब जाता है वो बायर की जिम्मेदारी है। अगर उसने मैरिन इंश्योरेंस नहीं कराया तो बायर जाने, इंपोर्टर जाने। बायर, इंपोर्टर, कंसाइनी, ये सब प्राइवाची हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट हाथ रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं आप। सर ये जैसे एफओबी है ये वर्ड, ये सिर्फ लाइक शिपिंग के टाइम ही यूज होता है, अगर बाय एयर भेजा तो भी ये यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी? ये सारा इकोटर्म आपको क्लियर कराया जाएगा, कौन सी इकोटर्म तीनों लैंड सी एयर के लिए, कौन सी एयर के लिए, कौन सी सिर्फ शिपिंग के लिए, ये आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। एफओबी इज फॉर सी ओनली, एफसीए करेंगे तो बाय एयर के लिए करेंगे, अगर हम एयर के लिए एफओबी करते हैं तो गलत करते हैं, ठीक है। ये डिटेल हम आए जब इंकोटर्म पढ़ेंगे ना तब गहराइयों में जाएंगे, आपको बहुत अंदर तक गहराई तक ले जाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, फिर आपका देखो समझ आ गया सर पूरा डिटेल में, समझ गए। तो इसके इफ एंड बट्स बहुत आएंगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो, ऐसे ऐसे हो गया तो, और उस तो का आंसर अगर मैं नहीं दे पाया तो गारंटेड आपका जिनेवा का टिकट है अगला, जो आईसीसी 2030 में जो इनकोटर्म सेट होगी ना, उसमें फिर यही सवाल आप पुट करना कि मैंने इस रईस सर से पूछा था, ये सवाल का आंसर तो दे ही नहीं पाए थे रईस सर, अब मैं आईसीसी चैम्बर जो बैठे हैं इन सारे दिग्गज उनसे पूछता हूँ, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो उन्होंने भी कह दिया तो उसका आपके एक और नया रूल आ जाएगा, इनकोटर्म एक और ऐड हो जाएगी, इस तरह से ऐसे हो जाए तो ऐसे से। तो ये चेंजेस इसी तरह से हुई हैं, कहीं एक्सपोर्टर ने कहा ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मैंने डैमेज हो गया, बताओ कैसे। अब शिप पे चढ़ाती पलटी खा गया पोर्ट पे ही, तो क्या लोड कर दिया था सर मैंने, तो लोड कर दिया, तो अब ये हो गया एक्सपोर्टर पैसे नहीं मारा। अब ये कह दिया गवर्नमेंट ने, वही रूल ने कि भाई पोर्ट टेरिटरी बाहर निकल जाना था शिप, जो शिप की पोर्ट की टेरिटरी होती है ऑन बोर्ड होने के बाद, उसके बाद तक सही सलामत निकल जाना चाहिए। हाई सीज में शिप आ जाता है जब तक एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो गहराई में अभी ना उतरे, ये एक अभी अपना फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मतलब होता है रूपरेखा, तो हम रूपरेखा कर रहे हैं, और बाकी की इसकी एक्सपोर्ट एक दिन का भी मैनेजमेंट है,
तो पेमेंट ऑफ इनकम की जानकारी यहाँ होना चाहिए, डिटेल में गहराई से होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। हमने एलसी ले लिया था, ठीक है, पेमेंट हम एलसी ले लिया था। एलसी का मैंने आपको बताया था, इंपोर्टर के बैंक के द्वारा लिखित गारंटी। तो सेलर पहले एक इनवॉइस पैकिंग लिस्ट भेजता है, बाहर जाके अपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एलसी कॉपी बनवाता है, पेमेंट जमा कराता है। सपोज अपने $1 लाख बोला था, जमा कराएगा। फिर इशूइंग बैंक जो दे रहा है वो एक लिखित गारंटी एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को देता है कि ये मेरी गारंटी है, इस तय समय सीमा के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपने दे दिए तो मैं पैसे दूंगा। तो ये ऑर्डर आते ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। प्रोडक्शन करने के बाद वापस बैंक में जाता है, डॉक्यूमेंट जब माल बन जाता है सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट भी बहुत लंबी सीखने की प्रक्रिया है, इसमें एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, स्टफिंग रिपोर्ट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट, और उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें होंगे। सर्टिफिकेट ओरिजिन, जीएसपी वगैरह जो भी चैम्बर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहीं से हो तो उसका सारा मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो एलसी में मांगे वो लेके टाइम के अंदर अगर यहाँ जमा करा दिए तो ये डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं इशू बैंक को। इशू में जैसे चेक जमा होके यहाँ आता है, क्लियरेंस होती है, पेमेंट मिलता है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही सलामत बिल्कुल जो मांगे गए थे एज इट इज जमा करा दिए और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डिस्क्रिपेंसी थी, ये बैंक कलेक्शन के यहाँ जाएंगे और आपका पेमेंट इशू बैंक से आ जाएगा और सारा पैसा आएगा। ये पैसा आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, बैंक से फोन आएगा कि आपका पेमेंट आ गया एलसी। एक्सपोर्टर रिसीव एलसी बैंक के थ्रू उसने ली, उसमें टर्म्स कंडीशन होती हैं, जो टर्म कंडीशन आपको ओके हो तो करना। 3 महीने की मैद थी, आपको 2 महीने की दे रहा था, मना कर देना भैया ये 2 महीने की मैद तो नहीं चलेगी। अब आपने अगर ऑर्डर ले लिया, एलसी आपने ले ली है, हाथ में आ गई है, तो क्या प्रूफ है कि यार पक्का प्रूफ है मेरे को ऑर्डर मिल गया है। एलसी बैंक से, अपने बैंक से लेना है, वो डायरेक्ट बायर से मत लेना कभी भी, मेल से, बैंक के थ्रू ही आनी चाहिए, वो एलसी जेन्युइन है। बायर से डायरेक्ट ले ली, इंपोर्टर से डायरेक्ट ले ली, वो एलसी फ्रॉड हो सकती है। तो यू शुड टेक ऑलवेज फ्रॉम योर बैंक। फिर आपका ऑर्डर आती है, आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब प्रोडक्शन जो बायर ने बताया उस तरफ से, अगर उसने क्वालिटी इंस्पेक्शन मांगा है तो उस क्वालिटी इंस्पेक्शन अथॉरिटी को आप बुलाएंगे, अपनी फैक्ट्री में वो आएगी। तो क्वालिटी भी क्या होता है, इनलाइन का इंस्पेक्शन, मतलब बनते हुए, अब ये बना रहा है, ये बनते हुए चेक करना आएगा, लकड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं ये। मैं अब कोविड सीजन के मैन पावर ने मास्क लगा कर नहीं रखा है, ग्लव्स पहन के नहीं रखे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती है। अब ये चेक करेगा कि भाई वो लकड़ी जो बोली वो यूज हो रही है। उसके बाद फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन एक बार हो गया इनलाइन, फिर पैकेजिंग के टाइम फिर आते हैं वो देखने फाइनल किसी कि भाई पॉलिश सही की नहीं की। फिर पैकेजिंग भी बाहर के हिसाब से होती है, कोई बोलता है 4 प्लाई का कॉर्नर बॉक्स, 6 प्लाई का, कॉर्नर लगाने होनी चाहिए, कॉर्नर लगाओ, ये लगाओ। तो ये पैकिंग और लेबलिंग, बॉक्स पैक होते हैं और पैक। अब ये तो कि पैकिंग और ये मैनुअल काम करने के लिए पैलेट के ऊपर रखे, लकड़ी का एक पैलेट है और इसके ऊपर ये 10 है, मतलब मैनुअल लेबलिंग कम करने के लिए अब बोर्ड पे मशीन उठा लेगी, इंसानों को उठाने की जरूरत नहीं। इंसान ने एक डब्बा रखा है यहाँ पे, उसके बाद ये इसके ऊपर स्ट्रैपिंग हो जाएगी, स्ट्रैपिंग होके ये फोकलिफ्ट से उठेगी, कंटेनर में ये आराम से भर जाएगी, मैनुअली नहीं भरनी पड़ेगी, मशीन से भर जाएगी। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट, स्टार्ट पैकेजिंग, लेबलिंग। लेबलिंग में बार कोड रीडिंग बायर के हिसाब से होती है, बायर ने अपने वो अपने हिसाब से डायरेक्ट वो खोल के दोबारा पैकिंग नहीं करता डेस्टिनेशन पे, एक बार अपनी पैकिंग कर रहा है। आउटर पैकिंग में आपका नाम होगा, इनर पैकिंग में उस कंपनी के नाम से लेबल लगवाएंगे डायरेक्ट, आपकी कंपनी का कोई पता नहीं होगा। इनर पैकिंग जो एंड यूजर है बायर, उसको पता नहीं पड़ेगा, खरीदार है जो उस प्रोडक्ट का, उसको पता नहीं लगा कि माल इंडिया से है, आपने भेजा। अब शिपमेंट तैयार हो गई, सबसे पहला काम एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। माल फैक्ट्री में पड़ा है, एक्सपोर्टर कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट बनाता है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आप बनाना सीखोगे कोर्स में, आपको ऑनलाइन पूरी बनाना सिखाएंगे। गलत अगर इनवॉइस पैकिंग लिस्ट गलत बनी तो सारे एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट गलत हो जाएंगे। तो आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनाओगे पूरे, ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाओगे। फिर कस्टम आपका एक क्लियरिंग आप अपॉइंट करोगे, उसको बोलते हैं CHA, कस्टम हाउस एजेंट, ठीक है। आप गूगल में डालोगे CHA जोधपुर, CHA मुंद्रा, अगर डायरेक्ट मुंद्रा से पोर्ट कर रहे हो, CHA मुंबई, तो बहुत सारे CHA की लिस्ट आ जाएगी। बट जिस पे ट्रस्टेड हो, जैसे आप बिजनेस करते हो तो CA अच्छा चूज करते हो, उसी तरीके से CHA भी अच्छा चूज करना, जेन्युइन हो, घर का हो, नोन हो, गलत आपका बायर किसी को बता ना दे, डर रहता है ना मेरे बायर किसी लीक डाउनलोड नहीं हो, तो CHA इज द बेस्ट। आप अच्छा CHA चूज करना और ट्रस्ट वर्दी CHA यूज करना, वो अच्छा एक बड़ा काम है। अगर आपका अच्छा CHA है, आप बिजनेस में और प्रोफेशनल नॉलेजेबल होगा, वो आपको एडवाइस करेगा। CA होता है एडवाइस करता है, बिजनेस ऐसे बढ़ाओ ऐसे बढ़ाओ। तो शिपिंग बिल अब देखो सबसे दूसरा डॉक्यूमेंट
पहले 2 डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस कौन से किए? स्टार्टिंग में हमने किया था परफॉर्म इनवॉइस कच्चा और परचेज ऑर्डर वो बायर की तरफ से आया था। एक हमने भेजा था पर क्या बोलते फोटो ऑफर, वो एक्सेल शीट में आता है। डॉक्यूमेंट्स के नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट में फोटो ऑफर तो बाहर जाता है, फिर परफॉर्म इनवॉइस जाता है एक्सपोर्टर की तरफ से, बायर की तरफ से परचेज ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद एलसी, एलसी भी एक डॉक्यूमेंट है, बैंक के थ्रू एलसी आती है। एलसी आने के बाद एक्सपोर्टर कमर्शियल इनवॉइस पहले बनाता है, पक्की परफॉर्म इनवॉइस की तरह होती है, मगर अब ये फाइनल टच में होती है, एक्यूरेट जो ऑर्डर मिला है। कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट एक्यूरेट एक्सपोर्टर बनाता है, किस डब्बे में क्या क्या माल है, उसकी बना के कॉपी वो सीएचओ को दे देता है। ये सही बनी एलसी के हिसाब से बनाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में जो जो एड्रेस दिया हुआ है, जो पॉइंट कॉमा एज इट इज बनाता है, तो भी डिस्करेंसी नहीं करता है। और ये सीएचए को मेल से भेज दे, मेल से भेज दें। क्लियरिंग एजेंट शिपिंग मिल बनाएगा। आजकल देखो ईडीटी लिखा है, ये ईडीआई है, चेक कर लो, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल नहीं बनता, मतलब कंप्यूटर से बनता है। और शिपिंग बिल में क्लियरिंग एजेंट फाइंड आउट करता है कि जो ये प्रोडक्ट है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव है क्या। एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार इंसेंटिव देती है आपको, इंसेंटिव मतलब वापस देती है। 100 रुपए का एक्सपोर्ट आपने किया तो 4 रुपए 3% है तो 3% आपको मिलेगा, 4% है तो 4% मिलेगा। पहले कहीं होता था ये 10-12%, 24% तक गारमेंट्स में होता था। अब स्टार्टिंग में अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, अभी 2-3% के अलावा ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हेलो, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आ रही है? हाँ सर। तो मैनुअल, ठीक है ठीक है, ओके ओके। मैनुअल है ना, क्योंकि लाइट चलेगी दूसरे पास में, तो मैंने सोचा कि डिस्कनेक्ट ना हो गया। मैनुअल अब बंद हो गया, पहले शिपिंग बिल मैनुअल बनते थे, एक दो जगह कोई रेयर मिल रहे होंगे, आज सारे कंप्यूटराइज हो गए, ईडीआई पे बनते हैं। ईडीआई मतलब कंप्यूटर्स पे होते हैं, और एक जो बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं आइस गेट। आप वेबसाइट पे खोल के देखना आइस गेट, www.icegate.gov.in। तो मैंने जो मेजर आपको वेबसाइट्स बताई थी, आपको डीजीएफटी की बताई इस क्लास में, मैंने एपीसीएच की बोला, एपीसीएच की देखो हैंडीक्राफ्ट की, प्लस ये ईडीआई कस्टम्स की देखनी है, जैसे सीबीएसई कस्टम की एक होगी cbic.gov.in, cbic.gov.in। चैट में मैं लिख सकता हूँ, अभी लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। देखो हो गया, स्क्रीन चला गया। कोई बात नहीं, CBIC, ये तो कस्टम्स की होगी वेबसाइट nic.in, और एक आपको EPCH की बता दी थी, अब तो ये हो गया आइस गेट, सॉरी, ये कस्टम का शिपिंग बिल फाइल करते हैं जब यूज करते हैं, icegate.in होगा, ये चेक करना, ठीक है। इसमें हो गया, और ई संचित करके एक और है जिसमें पेपर अपलोड होते हैं। पहले क्या था, वर्ड में करते थे इनवॉइस पैकिंग, उसमें चेंजेस करते थे, तो कस्टम ने आप कह दिया पीडीएफ ही करोगे आप, ठीक है, ये हो गया। अब सीएचओ को दे दिया, सीएचओ फिर शिपिंग बिल बनाएगा। शिपिंग बिल बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि इस आइटम पे इंसेंटिव है कि नहीं है, और फ्री कर देगा तो आपके लॉस हो जाएगा, तो सीएचए अलर्ट होशियार होना चाहिए। सीएचए में जब शिपिंग बिल फाइल कर देगा तो आप उससे एक बार कहना कि मुझे चेकलिस्ट, मतलब शिपिंग बिल की कॉपी, जिसको कि चेकलिस्ट किया कहा जाता है, उसकी कॉपी आप अपने ऑफिस में जरूर मंगाएं। उसमें चेक करें कि वेदर उसने पेपर जो फाइल किया है वो एक्यूरेट किया कि नहीं किया, उसने कुछ गलती करती है तो आप उसे बता दो। और कई सीएचए अपने ऊपर गलती नहीं लेना चाहते हैं, उनकी तो प्रैक्टिस होती है, शिपिंग बिल बनते ही वो चेकलिस्ट आपके ऑफिस में मेल करेंगे और वो कहेंगे काइंडली ओके करो, तभी हम पेपर फाइल करेंगे। क्योंकि आपकी ओके रिपोर्ट होगी तो फाइल होगी, क्योंकि आपने कोई गलत माल डाल दिया हो और कस्टम की पकड़ होती है, तो क्योंकि आपने पहले शिपिंग बिल चेक कराया था, तो इसको चेक कराया हमने, ये देखो इसने जो मिस डिक्लेरेशन किसने किया है, एक्सपोर्टर ने किया है, एक्सपोर्टर फंसता है उसमें, सीएचए का भी नंबर आ जाता है बेचारे को, पेपर वो फाइल करता है। तो गलत चीज कोई नहीं भेजनी है, याद रखना, जो बताया वही जाएगा। आपने कोई सोचा कि कुछ ध्यान नहीं पड़ता, नए नए हो आप, इस डब्बे में डाल दो, पकड़ में क्या आएगा, डोंट डू इट। कस्टम रैंडम चेकिंग करती है, कभी भी पकड़े जाओगे तो इस कोर्स में ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी क्लास कैसे ली जाती है कस्टम द्वारा, ठीक है।
वो अलग से इंडिविजुअल बता देंगे आप। तो ये आपको CHA फिर क्या करेगा, क्वालिटी वगैरह को इंस्पेक्शन होगा वो भी बुला सकता है। अब कंटेनर को स्टॉप कराना जाना है, क्योंकि ये CHA ना ICD, देखो यहाँ है CHA ICD में माल बुलाएगा। शिपिंग बिल फाइल कर दिया। ICD क्या है, इंडियन कंटेंट रूपे हैं, सूखे बंदरगाह हैं। जोधपुर में 3 है, ICD थार, ICD कॉनकोर, ICD रौसीको। जयपुर में कनकपुरा में है। ऐसे दिल्ली में तुगलकाबाद और पड़पड़गंज में है। तो हर जो किसी जगह चला जाओ आप, ICD धप्पड़ और लुधियाना की ICD, चंडीगढ़ वगैरह जहाँ जहाँ जाओगे आपका ICD है। तो आपकी नौकरी वहाँ जहाँ जहाँ ICD है समझ लो वहाँ पे नौकरी है आपकी। शिपिंग कंपनी वहाँ पहुंची भी है, उस एरिया में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ICD के अंदर आप माल भेजेंगे जहाँ की कस्टम क्लियरेंस होगा। आप लोड करके कार्गो, फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन आपको लेट मिलेगी जब आप पुराने एक्सपोर्टर हो जाओगे, तब आपके फैक्ट्री पे ही माल पैक होके चला जाए। नए नए एक्सपोर्टर को ICD में माल भेजना पड़ेगा। ICD में गेट इन होगा, तो गेट इन होते वक्त पूछा जाएगा कि आपका शिपिंग बिल नंबर क्या है। आपने पेपर फाइल नहीं किया तो आपकी गाड़ी अंदर नहीं होगी। तो आपका पेपर फाइल क्लियरिंग एजेंट ने पहले से फाइल किया हुआ है, आपकी ICD के अंदर शिपमेंट जाएगी। और कार्टेड, ये वर्ड यूज होता है कार्टेड। कार्टेड मतलब ऑफलोड हो जाना आपका माल ICD CFS में, वहां पे आपका माल ऑफलोड हो जाएगा। ऑफलोड होने के बाद क्लियरिंग एजेंट के हाथ में पेपर होंगे, इनवॉइस होगी, पैकिंग लिस्ट होगी, और उसने जो चेकलिस्ट बनाई है शिपिंग बिल की वो कॉपी होगी। और वो कस्टम इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा, सर आ जाइए शिपमेंट चेक कर लीजिए। कस्टम इंस्पेक्टर जो होगा वो रैंडम चेकिंग करेगा। वो 200 पैकेट हैं तो बोलेगा 11 खोलो, 121 खोलो, 140 खोलो, और इनवॉइस पैकिंग में से मिलान करेगा। एक्यूरेट जो बोला वही चीज है। और कस्टम एक हर आइटम को, नाम जरूरी है मगर उनका एक कोडिंग होता है, HS कोड, हार्मोनाइज कोड, उससे मैच करता है। तो क्लियरिंग एजेंट जो अच्छा होता है, होशियार, आपका आइटम भी वही लिखवाता है जो HS कोड के अंदर हो, एज इट इज मैच करके करवाता है। आप बाहर से कोड वोड करो, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में भी वही नाम लिखो जो बोला जाता है। ठीक है, तो वो HS कोड में नॉर्म होता है। ठीक है, नाइट वियर भी बोलते हैं, पजामा भी बोलते हैं। अब कस्टम के कोड के अंदर नाइट वियर लिखा हुआ है HS कोड में, और आपने लिख दिया कि पजामा, 200 पजामा जा रहे हैं, तो पजामा रोक दिए जाएंगे, नाइट वियर पास होगा। तो आप पेपर क्यों गलत कराते हो? रिजर्वेशन पहले से ही आप लिखा हो 200 पीसेस ऑफ नाइट वियर, ठीक है, मेल नाइट वियर, ठीक है, ऐसे होता है। तो जो HS कोड में लिखा हुआ होगा। अब कस्टम ने ओके चेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो मैनुअल होता था, पेपर पे लिख देता लेट एक्सपोर्ट, मगर अभी उससे वापस सिस्टम पे जाना पड़ेगा, अपने cbic.gov जाके, आइस गेट पे सॉफ्टवेयर पे जाके, वो शिपमेंट पे कस्टम इंस्पेक्टर का लॉगिन पासवर्ड होता है, वो उसको करेगा लेट एक्सपोर्ट्स। लेट एक्सपोर्ट मीन ये शिपमेंट कस्टम से ओके हुई, हमारी तरफ से पास है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पास फॉर शिपमेंट। अगर ऑब्जेक्शन लग जाता है तो आगे कमीशन लेवल तक आगे बात चली जाती है, फिर वो सेकंड ऑफिसर, अप्रेजर, वो सब चेक करते हैं, फिर बाद में फाइनल होता है, फाइल रुक जाती है, कंटेनर रुक जाता है, आगे शिपमेंट रुक जाती है। अब आपका माल क्लियर हो चुका है, CHA क्या करेगा? अगर आपके क्वालिटी, वैसे आजकल तो फैक्ट्री पे ही चेक कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई जैसे क्वालिटी वाला होता है कि हमें ICD पे दिखाओ तो बुला सकते हैं। बाकी एक होता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन आज बहुत ज्यादा होगा इस पे, कोविड के बाद तो अब हर कंटेंट में कराना, बाहर नहीं मांगते हमारे लिए, कई बार होता तो भी हम करवा देते हैं। कोई आ जाएगा आपके तो दीमक आ गई थी लकड़ी के अंदर, वो सारा एंटीक्राफ्ट खा गई, तो हम फ्यूमिगेट करवा देते हैं पहले। फ्यूमिगेशन मतलब पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल मतलब वो उसका सर्टिफिकेट, इसमें कुछ भी हमने सेव कर दिया है, उसको बंद करके उसको पूरा स्प्रे कर दे, सैनिटाइजेशन हो जाता है उसका पूरा कंटेनर। अब शिपिंग लाइन का सर्वेयर होता है, ICD जो होते हैं वहाँ पे शिपिंग लाइन नहीं मौजूद होती है, उनका सर्वेयर अपॉइंटेड होता है, वो सही सलामत अच्छा कंटेनर आपको अलॉट कराता है। कंटेनर्स आपने देखे हैं, ये लगे जो लगा हुआ कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें आपको स्टफिंग प्लान बनता है और स्टफ होता है, स्टफिंग रिपोर्ट, और स्टफिंग मतलब कंटेनर के अंदर माल जाना, दैट इज कॉल्ड स्टफिंग। तो स्टफिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। और सील इशू होती है, लाइन सील सर्वेयर के पास होती है शिपिंग लाइन की, कस्टम सील CHA को इशू करा के आनी होती है। तो आजकल सील हो गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसमें GPS वगैरह सारा हो जाता है और स्कैनिंग होकर सील होती है। तो ध्यान रहे, एक बार गलत से स्कैन कर दी तो वापस री इशू करानी पड़ती है CHA को। तो वो सील इशू करके आता है, मैनुअल सील खत्म हो गई। स्क्रीन पे अगर आपको कोई नजर ये आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा, मेरी पिक्चर आ रही होगी आपको नजर, तो ये जो ये सील है, ये कंटेनर के ऊपर लगती है, मैनुअल सील है। अगर अभी आपको नजर नहीं आई तो मैं दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। आजकल जो कंप्यूटराइज वाली जो सील लगती है उसको स्कैन होती है और वो कंटेनर की ट्रैकिंग एंड तक जब तक पहुंचता है, जब तक ट्रेस कर सकते हैं कंटेनर कहाँ जा रहा है इंडिया। क्लोज हो गया। अब कंटेनर सर्वेयर हो, वो स्टफिंग रिपोर्ट बनाता है, तो स्टफिंग रिपोर्ट बना के शिपिंग लाइन को भेजता है। शिपिंग लाइन जो कहती है कि माल मेरे पास आ गया, क्या सबूत, तो वो अपने सर्वेयर पे डिपेंड है। स्टफिंग रिपोर्ट से वो
बिल ऑफ लीडिंग इशू करती है। सबसे मेजर डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट्स में एक बिल ऑफ लीडिंग होता है। जिस शिपिंग लाइन को हमने माल दिया, तो जैसे ट्रक को दिया तो बिल्टी मिलती है, एयरलाइन को दो तो एयरवे बिल मिलता है, और शिपिंग लाइन को दो तो बीएल मिलती है। ये बीएल होती है, मतलब यहाँ इशू कर दी गई। एक्सपोर्टर किसी तरह से बैंक, अगर एलसी है तो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराएगा, और ये बीएल बायर को मिलेगी, और बायर के पास हाथ में बीएल आने के बाद वो शिपिंग लाइन के ऑफिस में वहां पे जाएगा, वो दिखाएगा तो ही माल मिलेगा। जैसे आपने एक मोटरसाइकिल लोड की यहाँ पे और चंडीगढ़ में छुड़ानी है, तो आपने रेलवे का ये इनलैंड वे बिल है, रेलवे रिसिप्ट है, उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने भेजनी होती है जिसके साथ, और वहां पे ओरिजिनल रिसिप्ट दिखेगी तो ही आपकी मोटरसाइकिल छूटेगी। आपको देखो फोटोकॉपी देख लो और मेरी है पक्का डिजाइन ऐसे देख लो, नो इश्यू, वो आपकी रेलवे रिसिप्ट देख के ही छोड़ेंगे। इसी तरह से बिल ऑफ लीडिंग भी नेगोशिएबल है, ओरिजिनल वहां पहुंचेगा तो ही डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कंटेनर बंद होते हुए देखो, इसका फोटो दिया है इसमें, कंटेनर क्लोज हो गया, सर्विस स्टफिंग रिपोर्ट भेजेगा शिपिंग लाइन को, और शिपिंग लाइन उसके बिहाफ पे क्या देगी, बिल ऑफ लीडिंग। आपका स्टूडेंट शिपिंग लाइन में ज्वाइन कर लिए, हाँ जी, तो बिल ऑफ लैंडिंग कौन इशू करेगा और किसको देगा? शिपिंग लाइन इशू करती है। अपन और ट्रक वाले, ट्रक बायर को पता कैसे चलेगा कि यही बायर है, इसी को देना है? बायर को थोड़ी देनी है, एक्सपोर्टर को देनी होती है। एक्सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर लेता है। इंडिया में स्टफ हुआ है ना माल, अगर माल यूएस गया है तो यूएस में बिल ऑफ लैंडिंग इशू हुई है, इशू यूएस में क्यों होगी, इंडिया में होगी ना। आप अगर गाड़ी, अपनी गाड़ी जोधपुर में जमा कराओगे तो रेलवे रसीद क्या चंडीगढ़ में इशू होगी, इंडिया जोधपुर में होगी। जोधपुर में आप गाड़ी जमा कराने जाओगे तो क्या तो फिर हम सब उसको बाय पोस्ट भिजवाएंगे उसको बायर तक। क्यों बाय पोस्ट भेजेंगे, जब बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। जब एलसी है, बैंक ने लिख के दिया कि मेरी गारंटी है, डॉक्यूमेंट जमा कराओ तो पैसे दूंगा, आप डायरेक्ट बायर को भेज दोगे तो फिर बैंक से पैसे कैसे आएंगे आपके पास। बैंक को बिना देना है। बिना फेरे कराए हुए अपनी लड़के के साथ भेज दी, तो वो फेरे लेना आएगा क्या, तो रहने दो, हो गया फेरे। ये ऐसा सवाल है, बिल्कुल समझ गए ना। बिल ऑफ लीडिंग खाली एलसी के उसमें ही होता है या फिर सब में सारी पेमेंट सब में? अरे शिपिंग लाइन सब पेमेंट टर्म में होगा। डीएपो, अब आपने एडवांस पेमेंट लिया है, तो पेमेंट आया हुआ है, डायरेक्ट भेज दो, पूरी डायरेक्ट कर दो बायर को, तो वो वहां से छुड़ा लेगा। उसको छुड़ाने के लिए भी एल चाहिए। एडवांस पेमेंट आया हुआ है आपके पास, तो आप अपन अपने पास रोक के क्या करोगे, बायर का ये पेमेंट टर्म में सीखोगे आप। ये सारी जो क्लियरिटी है ना, आपको पेमेंट टर्म में क्लियर होगी कैसे है। अब आपने उधारी दी है, उधारी में माल भेज दिया तो डॉक्यूमेंट बायर को भेज दिए, अब वो उधारी में पेमेंट दे ना दे तब आपको केस करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी है सारे केसेस। अभी अपन इस केस में क्या ले रहे हैं, एलसी। एलसी में क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को अपने बैंक को देने पड़ते हैं, और पैसे सारे जमा होते हैं बाहर के किसके पास, इंपोर्टर के बैंक के। उसने शर्त लिखाई हुई होती है कि ये डॉक्यूमेंट आए तो मेरे पैसे आप रिलीज कर देना। तो एक्सपोर्टर ने वही किया, जो जो डॉक्यूमेंट बैंक ने मांगे थे वो एक एक जमा कर रहा है। इनवॉइस हो गई, पैकिंग लिस्ट हो गई, क्वालिटी सर्टिफिकेट हो गया, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हो गया, बीएल हो गई, ये पंच किया। अब आगे आ रहे हैं अपन, अगला टॉपिक यही है। ये सीएचए क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को दे देगा, बीएल, इनवॉइस, पैकिंग, जीएसपी, सर्टिफिकेट ओरिजिन। ये जीएसपी से इंपोर्ट ड्यूटी माफ होती है। ये क्या होती है अपन आगे पढ़ाई में करेंगे। ये स्टफिंग रिपोर्ट नहीं दी जाती है। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करेगा। कल मैंने आपको बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज मींस एक्सपोर्ट्स में डिमांड ड्राफ्ट मांगता है एक्सपोर्टर। इसमें लिखता है मेरे डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ, ये फला पेमेंट बायर के बैंक से आप लेने के लिए हकदार हो। वो एक्सपोर्टर के बैंक के पास राइट आ गया कि हमें परमिशन किसने दी है, एक्सपोर्टर ने। सारे डॉक्यूमेंट कहाँ जमा हो जाते हैं, एलसी के हिसाब से एक्सपोर्टर के बैंक में। एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट कहाँ भेजता है, जैसे चेक अपन अपने यहाँ जमा कराते हैं अपने बैंक में, जाता है किसके, इशू करने वाले के बैंक में। इसी तरह से एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट जमा हो गए कहाँ, एक्सपोर्टर के बैंक में। और वो डॉक्यूमेंट जैसे चेक गया वैसे डॉक्यूमेंट जाते हैं इंपोर्टर के बैंक में। इंपोर्टर के बैंक को इंपोर्टर ने शर्त दी होती है कि डॉक्यूमेंट पूरे आए तो ही मेरी पेमेंट देना, अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम आए तो मेरे पेमेंट मत देना। तो फिर इंपोर्टर क्या चेक करता है, सारी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आ गए, इफ ऑल ओके, सारे डॉक्यूमेंट हो गए, बाय एक्सपोर्टर ने सारी शर्तें पूरी कर दी, डॉक्यूमेंट सारे हो गए, तो वो बैंक पेमेंट रिलीज किसको कर देगा, एक्सपोर्टर को, बैंक को। एक्सपोर्टर के बैंक के पास क्या आ जाएगा, डॉलर आ गए, और समुद्र में माल चल रहा है अभी, डॉक्यूमेंट पहले पहुंच चुके हैं, 21 दिन में हैम्बर्ग पहुंचेगा, और 6 दिन में डॉक्यूमेंट पहुंच गया, 7वें दिन अपने पास पेमेंट आ जाता है। आपके बैंक से फोन आएगा कि डॉलर आ गए, तो आप क्या कहोगे, कन्वर्ट कर दो साहब, मेरे को आज काम में रहना है। तो आज की एक्सचेंज रेट से आप कन्वर्ट करा लोगे और आपके इंडियन रुपीज के अकाउंट में बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे।
अब पैसा आ गया आपका एक्सपोर्ट्स का, मगर इंडियन रूल है कि जो पैसा आया था आपको कंफर्म करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट शुरू होता है परफॉर्म इनवॉइस से, खत्म होता बीआरसी से। बीआरसी क्या होती है? बैंक में जाके एक फॉर्मेट लो बीआरसी का, फिलअप करो मेरा एक्सपोर्ट फलाफला शिप इनवॉइस नंबर का गया था इंडिया से, शिपिंग बिल नंबर सो एंड सो, और ये फलां पेमेंट हम इस तारीख को इस जो ट्रांजेक्शन नंबर से आ चुका है, इसकी डिटेल ये लगी हुई। बीआरसी फाइल होती है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है $1 भी शिपमेंट इंडिया से बाहर जाएगी तो 270 डेज में आ जाना चाहिए पेमेंट। अभी ये पहले जो था 180 डेज था, इसको अमेंड करना है 270 डेज, बट कोविड में सरकार ने 15 महीने का भी कर दिया है। 270 डेज 9 महीने होते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी ट्रांजेक्शन टाइम बढ़ा दी है, तभी ये वैसे 270 डेज रखो, कोविड के बाद वापस 270 डेज हो जाएगा। तो ये पेमेंट आपको बीआरसी फाइल होने, मतलब बीआरसी मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया था, इंडिया से माल गया था, मैंने गारंटी ली थी, पेमेंट एक्सपोर्ट लेता है, एसडीएफ फॉर्म भरता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो विदेश से पैसा आ जाता है, ठीक है। और इसका देखो अब ये हो गया, इसमें पेमेंट आपके पास आ गया, अब आपके कन्वर्ट हो गए, आप इससे खुश हो गए और घर पे खुशियां आ गई, शाम को मिठाइयाँ आई घर पे, और ये फिर थैंक यू। और आपके जो ट्रेनर हैं उनका नाम ये है, नजर आ रहा है आपका नाम? क्या नाम है ये? रईस अहमद। रईस का मतलब क्या होता है? रईस अहमद। कल बताया था आपने, आप सब रईस सबसे क्यों नहीं बनना है? मुझे गरीब बनना है, रईस बनना है? रईस बनना। वही तो, गरीब पैसा कमाना है, डॉलर कमाना है, ठीक है। एक का बाइक बहुत शानदार है भैया, बंद कर दो। कई होते माइक स्पेशल होते हैं, बहुत आवाज करते हैं, ठीक है। देखो आवाज गायब हो गई, बंद करते हैं। तो ये नंबर है मेरा, लाइफ टाइम के लिए नंबर नोट कर लें। तो 1 नंबर आपका स्पीड डायल किसका है? पापा का। 2 मम्मी का। 3rd सो एंड सो का। 4th टोटल स्पीड डायल 8 तक हो जाते हैं ना, 9 तक। तो कम से कम 90 जगह पे मुझे दे देना, कभी भी अटक जाओ 9 डबल रेगुलर दबा रखना, ये नंबर डायल हो जाएगा आपका। और सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ कैन आई कैन गो फॉरवर्ड? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई टेंशन नहीं है, whenever wherever I will be there, आपकी हेल्प के लिए फॉर ये हमेशा रेडी रहूंगा, ठीक है। ये तो हुआ कवर अप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और एक और चीज है इसमें, रिस्क का। देखो रिस्क की हमने इसमें 2 बात नहीं की। इसमें सबसे मेजर रिस्क होता है एक्सपोर्ट्स में कि सर एक तो समुद्र में डूब गया, पानी में डूब गया, मेरे एक पाले में था, तो क्या करूं? तो इसके लिए होगा आपका एक, मैं अब चैट ये तो बंद करता हूं। इसमें आपका लिखता हूं मैं चैट में, 2 इंश्योरेंस कवर आपको लिखना है। ये मैं चैट रूम में लिख रहा हूं आपके। पहला होगा मरीन इंश्योरेंस कवर है, मरीन इंश्योरेंस। ये आपको इंश्योरेंस हमेशा लेना है हर शिपमेंट में, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। किसी और का माल लेके आप बिजनेस कर रहे हैं और फिर वो नहीं आया पैसा, तो आपको भले कोई भी रिश्तेदार हो, भाई हो, दोस्त हो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मरीन इंश्योरेंस कराते कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया हो गया, ओरिएंटल हो गया, बहुत सारे हैं। रेजिडेंशियल रोड जोधपुर में बहुत हैं। ओरिएंटल हो गया, इफ्को टोक्यो हो गया। HDFC भी कराता है सर? आप सबसे पूछ लेना, मना नहीं है, बैंक भी कराते हैं कहीं। तो ये तो मरीन इंश्योरेंस हो गया। मरीन इंश्योरेंस 0.5% पे लगता है, ठीक है, प्रीमियम 110 प्रीमियम ये आ गया आपका। और ये हो गया आग से जल गया, पानी में डूब गया, फायर वाटर से जो भी होता है रिस्क, यही रिस्क होता है। हमने बिजनेस शुरू किया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ियों का, पानी बारिश से सारा माल खराब हो गया, लड़ाई झगड़े रॉइड्स हो गए उससे हो गया, अर्थक्वेक आया उससे हो गया, ठीक है। ये सारे कवर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा रिस्क होता है, सब कुछ सही रहा सर, मगर बायर ने पैसे देना मना कर दिया, वही नहीं दे रहा पैसे, हम क्या करें? तो क्रेडिट इंश्योरेंस होता है, वो भी कराएं। हर शिपमेंट में दोनों इंश्योरेंस मस्ट होना चाहिए। क्रेडिट इंश्योरेंस करता है अपने ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, GUAR गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका ऑफिस अपने बॉम्बे मोटर्स ऊपर चढ़ते हैं, सफी पेट्रोल पंप के बाद श्री गणेशम बिल्डिंग आती है,
उसके सेकंड फ्लोर पे ही है, ठीक है। वहां पे आपको मैनेजर साहब मिलेंगे, उनका नाम है विजय देवगन। नाम याद रहेगा? क्या नाम बोलोगे वहां जाके? विजय देवगन। किसी ने गलती से जाके बोल दिया अजय देवगन, तो दूसरे को गुस्सा आ जाएगा, वो हाथों हाथ बाहर निकालेंगे आप। कौन है भैया, जाओ नीचे लो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना नाम। ये हो गया आपका। तो दो ही रिस्क होते हैं, या तो पानी आग से खराब हो जाए, या क्रेडिट बाहर पैसा देने से न। इसमें भी इंश्योरेंस कवर कितना होगा? 0.5% प्रीमियम लिया जाता है। तो 0.5% प्रीमियम हो गया, मीन्स पॉइंट दोनों मिला तो 1%। ये माइक बंद कर लें किसी का, बहुत शानदार है। बंद कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एंड मैंने बता दिया जितना था। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार कुमावत बात कर रहा था चित्तौड़गढ़ से। हाँ, चित्तौड़ आया था मैं। हमारा मैंने आपका उद्गम समागम में देखा था आपको। अच्छा अच्छा। और जो कार्यक्रम हुआ था ना उसमें। हाँ, तो वहाँ पे बहुत कम समय दिया गया था मैं। हाँ हाँ। वहाँ पे सब आए, स्टूडेंट भी हमारे एक दो आए वहाँ पे। एक्चुअल सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी दो काम करते हैं हम लोग। एक तो खुद मसाला मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, पैकिंग खुद करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग पैकेजिंग करते हैं, बट पैकेजिंग पे अभी हमने उस पर कुछ कर नहीं रखा, मतलब ब्रांडिंग वगैरह ले नहीं रखी है। हम ओपन ही देते हैं जो 1 किलो 2 किलो 1 किलो आधा किलो पाव भर इस टाइप का। देखो ये डोमेस्टिक में चल जाता है, डोमेस्टिक में चल जाएगा, मगर इंटरनेशनल में नहीं चल पाएगा। हाँ, तो उधर ब्रांडिंग लेनी पड़ेगी ना सर, ये बात। ब्रांडिंग लेना पड़ेगा, FSI के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बैच मार्क लेना पड़ेगा, एग मार्क लेना पड़ेगा। जो बायर ने जो रिक्वायरमेंट की है, हर कंट्री का अलग अलग है। कोई सर्टिफिकेशन मांगता है, कोई अब जैसे गल्फ कंट्री में हलाल सर्टिफिकेट मांगता है, कोई इशू कराना पड़ते हैं वो सारे। तो आप एक प्लान बता दो कि सर मेरी प्लानिंग है, अपन प्लानिंग करके प्रोजेक्ट बनता है कि पैसा खर्च करने से पहले पूरी फाइल बना लें कि ये करने पड़ेंगे और ये इन्वेस्टमेंट आएगा। तो पहले भी बात हुई थी सर आपसे, तो मैं क्या है कि वहाँ जोधपुर में चालू जब क्लासें होती ना आपकी, तो मैं एक बार आना चाहता हूँ वहाँ पे। अब देखो आने वाला ये तो समय हो गया, अब सोचना ही है। और मैं कह रहा हूँ कि अब युग है ऑनलाइन का, मैं भी शायद ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। अब इसमें देखो कंसंट्रेशन फुल होता है, मैंने देखा ऑनलाइन ज्यादा सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ऑफलाइन महीने में बारिश हो गई, नींद आ रही है, बात आ रही है, बैठा, या अपन किसी तरह से कोई भी तेज हो गया, तूफान आंधी हो गया, अपन घर में बैठ के उस घंटे में एक भी मिस नहीं होगी, और उसमें रिवीजन कंटिन्यूस रहता है। फिर बाद में कभी रिवीजन है वो भी। और एक काम और है सर हमारा, क्या वो एक्चुअल में हम क्या ये किसी के कंपनी का काम करते हैं, तो जैसे उसका काम है एग्रीकल्चर में अपने जैविक खाद का। राइट, वो भी बहुत अच्छी जाती है बात। जैविक खाद में एक्चुअल में उसमें क्या है, जिस कंपनी का करते हैं ना, तो जिसका माल जहाँ बन रहा है वहां से पता लगा कि भाई आपकी खुद की ब्रांडिंग करवा लो आप। तो जो चीजें चाहिए तो वो उसके लिए किसमें फिर अपना RCMP का रजिस्ट्रेशन होगा। ये एग्रो में आ जाएगा, जैसे फर्टिलाइजर्स है ना, ये तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। जी 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 जी। तो ये आप पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट, ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर में दोनों में अपेडा है। अपेडा ही चलेगा ना सर? हाँ, अपेडा चलेगा। और उसमें करके बाद में वो प्रोजेक्ट फाइल है, जैसे अब हम लेते हैं प्रोजेक्ट कोई। आप सर आप सारी मतलब सहायता तो आपको करनी पड़ेगी, हमारा तो क्या है, हम तो अभी आज की तारीख में सेल कर रहे हैं, जैसे खाद को भी सेल कर रहे हैं, मसाला भी कर रहे हैं। तो अलग अलग मेरे साथ क्या होता है, मैं कि मेरा सेकंड जो काम है, मेरा जो फर्स्ट काम तो ट्रेनिंग देना है। मुझे मालूम है कि अगर मैं खेत बोता रहूंगा तो फसलें आती रहेंगी। जी जी जी। तो मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग देता हूँ सुबह शाम, ठीक है। ज्यादा रेगुलर नहीं रहता कि सुबह से मतलब ये है कि बैच चलते रह रहे हैं। नहीं, आपके मैसेजेस आ जाते हैं सर, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी ऐसे ये आज हमारा जब एक बैच है, ये ज्योग्राफी खत्म हो गई, कल से हमारे टॉपिक शुरू होंगे। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कल वाले बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जैसे कब से देख रहे हैं, तो भले 2 महीने बाद ज्वाइन करना, 4 महीने बाद करना, 6 महीने बाद करना, मगर डिसीजन लेना है।
तो आप है ना जैसे कल से मेरे को तो सर पूरी वो प्लानिंग सीखनी है कि उस जो जैविक खाद का काम है ना, हाँ, उसको मेरे को बाहर भेजना है सर। अब हम क्या करते हैं, तो जैसे अभी क्या करा, आपको ट्रेनिंग दी एक्सपोर्ट्स की पूरी जी जी जी। ट्रेनिंग हो गई, तो अभी पहले बिना ट्रेनिंग दिए हुए अगर मैं आपसे करूंगा, यहाँ पर मिलके काम करते हैं, तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, कम होगा। मगर आपको भी पूरा काम आ चुका है, ठीक है। काम आने के बाद क्या है, आप आके अब आप 1-to-1 स्टूडेंट हमारे साथ बिजनेस करते हैं। तो मैं किसी के साथ केले एक्सपोर्ट्स किए हैं, किसी के साथ मैंने गाजर, किसी के साथ पत्थर एक्सपोर्ट्स किया है। ये चीज हम रेगुलर करते रहते हैं, और उसमें शेयरिंग आती है हमारी, उसमें वो शेयर हमारा ज्यादा आता है, फीस मतलब वो हमारी ट्रेनिंग फीस से भी ज्यादा अच्छा पैसा आ जाता है उसमें। तो वो क्या है, स्टूडेंट का क्या ट्रस्ट हो जाता है, 1 महीने हमारे साथ पढ़ा होता है, उससे सारी चीज मालूम हो जाती है, बिहेवियर रहता है। और फिर बाद में अब आप आगे यहाँ पे बैठ के मीटिंग चली, तो ऑफिस हमारा वो बाइंग जैसी मतलब हम उसको क्रैक कराते हैं। तो गवर्नमेंट के ईपीसीज अलग हैं, मगर वो सरकारी तरीके से चलते हैं, और ये हमारा स्टूडेंट का आईपीसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो हमारे स्टूडेंट सब मिल गए, ये दुनिया अलग ही चलती है, छोटी दुनिया है, माइक्रो से माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, ले मैन है, नए नए बंदे आते हैं, नए नए तैयार होते हैं, उनकी मदद नहीं होती, वो 1-to-1 करते हैं। फिर अब ये कर दूंगा, बाकी आपको 90% चीज ध्यान होगी, 2% हमने ऐड कर दी, ये भी जानेगा सर, आपकी निगरानी में रखना। अब हमने हजारों लाखों कंटेनर भेजे हुए इंडिया से बाहर। हाँ सर, तभी तो सर आपसे तो वो क्या होता है, हमें एक पॉइंट पे कोई पलटी खाता है तो हम वापस एकदम एक्शन में आ जाते हैं। जी जी। तो आप नया आदमी तो बेचारा घबरा जाता है, सर गया माल गया हमारा, यहाँ कस्टमर होंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, ये फटाफट कर लो यार, ये एक्शन ले लो, ये ले लो। इधर बॉम्बे में तो सर जैसे इसमें हमारे को सर क्या है, ये मेन तो जो वही करना है जैविक वाला, उसमें बायस ढूंढने वगैरह, तो उसके लिए सर आप बताएं सर कैसे तो क्या है? डिजिटल में देखो, हम मार्केटिंग भी करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी हम खुद कराते हैं। आपको जैसे खेती करनी सिखाई है हमने, और आप तो मैंने कहा कि आपको है ना बैल हटाने पड़ेंगे, खुद लगना पड़ेगा जी। अब आपको क्या सर, मेरे से तो मेहनत नहीं होती, सिखा हमने दिया, आपको तरीका बताएंगे। बैच में लड़के कहीं होते हैं, कहीं बैठते नहीं है, नेट मार्केटिंग का कोर्स कराते हैं हम, और 1-to-1 फिर और आ जाता है कि भाई आ जाओ, ज्यादा दिक्कत है तो सामने बैठ जाओ। तो लैपटॉप लेके अपने मेरे सामने बैठे रहते, ऑफिस में बैठा हो ना, तो 2 सामने इधर बैठे रहेंगे, 4 रहेंगे, उनका काम बन गया, वो गायब हो जाएंगे, तो 10 कुर्सियां पड़ी हैं। तो वो क्या प्रोजेक्ट करने आता है, सुबह आए 10 बजे, कोई 12 बजे तक बैठा, कोई 1 बजे तक बैठा, चला गया। अब आप बोलो मैं तो चित्तौड़ रहता हूँ सर, तो आपको काम दे दिया जाएगा, इस तरह से मार्केटिंग करो, ये तरीके हैं, ये टूल मैंने ढूंढ के दिए हैं, आप इसमें मेहनत करो। तो उसमें ढूंढना पड़ता है, फिर सबको मेल पे, सब राजी थोड़ी होंगे। अब आपको मसाले ध्यान है, मसाले के यहाँ पे होलसेलर ध्यान है, अब मैं आपको मंडी के सबके नंबर दे दूं, अब आप बोलो नंबर तो मिल गए सर, दे तो कोई नहीं दे रहा मुझे, अब उनको कन्विंस करना पड़ेगा आपको। जी जी। तो वो हो गया, ये है नगर सिंह मंडी वाले सारे होलसेलर। आप मैं देना है मुझे माल, तो आप आओगे, उन्हें कन्विंस सर मेरा माल सही रहेगा, वो गए ये चीज वो चीज सब मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। जी जी। अब अपना जो कन्विंस होगा उससे होगा सारा। ठीक है, ओके सर, और किसी का सवाल भैया? सर मेरा कौन नाम बोले आपका? आपका नाम नोकिया 6.1 प्लस है ना? सॉरी, हाँ मेरा नाम एक्चुअल में मैंने जल्दबाजी में आईडी बनाई थी, और सुबह कल रात को आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने जल्दबाजी में आईडी बनाई, मतलब सर से बात करनी है। और आईडी नहीं, आईडी तो बन जाती है, ये नाम लिखना होता है एंटर करते वक्त, जैसे मैंने भी नाम अपना लिखा है, रईस अहमद सर। सॉरी फॉर मिस्टेक, एक्चुअली जल्दबाजी में इतना टाइम कोई नहीं। तो आप बता दे नाम अपना, क्या नाम है आपका? नाम राशिद खान। हाँ, और सर जयपुर से हूँ सर, मेरे को एक्चुअल में कोर्स वगैरह करना है। हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, मेटल में प्रोडक्ट बनाते हैं हम खुद, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी हम मतलब डोमेस्टिक में ही सेल है। तो मैंने देखा है कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, मतलब वो हमसे लेकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ एक्चुअल में कि हम खुद भी एक्सपोर्ट करें, क्योंकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखो, एक आपका वही होगा जो दिखता बिकता, आपकी वेबसाइट बनाओ, सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो, और फिर बाद एक्सपोर्ट में बायर्स ढूंढो, नेट मार्केटिंग करो, बायर से कम्युनिकेट होगा, ऑर्डर पहला लगता है उससे बस प्रोडक्शन, उसे एक्सपोर्ट के बायर क्या होता है, एक बार एक है ना देग में से चावल का एक चावल चेक किया जाता है कि देग पकी कि नहीं पकी, ठीक है। तो आपको क्या जब बड़ा ऑर्डर देना होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक छोटा ऑर्डर दे के देखेगा, वो आप जिसको सप्लाई दे रहे हो वो एक्सपोर्ट कर रहा हो, उसको मालूम पड़ गया कि आप सप्लायर हो उसके, मगर मालूम है कि आप उसको दे नहीं पाओगे, भले माल अच्छा बना दो तो क्या करो, आप ही का माल उसके थ्रू आ रहा है, महंगा आ रहा है, मगर वो पहुंचाने में सक्षम है। वो लॉजिस्टिक आजकल जो बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सिर्फ एक्सपोर्ट में नॉलेज होना तगड़ा नहीं है, आपको जस्ट इन टाइम डिलीवरीज भी करनी है।
आप सर्दी के कपड़े गर्मी में पहुंचा रहे हो। मई जून में आपके पास जैकेट और आ गए, फॉरेन से इंपोर्ट किए थे कि अपने बेचने हैं जो इंडिया जो अभी जून के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के जैकेट आएंगे, कहीं सर्दी के जैकेट जर्मनी से मंगाए हैं, तो वो क्या करोगे? 6 महीने वापस रखने पड़ेंगे, फिर वापस नवंबर दिसंबर में निकलेंगे आपके माल, तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा। तो डिलीवरी सही टाइम है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बायर्स तो हमारे पास में बहुत सारे हैं ऑलरेडी, हमारी उनसे बात भी होती रही है, हमारे पास आईसी कोड भी है, करंट अकाउंट सब कुछ है, लेकिन हमें क्या एक्चुअल में नॉलेज नहीं है पूरी। तो कई बार हम उन्होंने मुझे ऑर्डर देने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उसको फुल पेमेंट नहीं कर पाया, मतलब उसको ले नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि अभी क्या करना, आज आप ऐसा है, अब आपके पास माल है ना, अब आप हाँ। उसे कह देना कि होई कर देंगे। अब उसका जवाब आएगा, उसका जवाब देना, आपने जवाब ढंग से नहीं दिया, समझ जाएगा आपको, फिर अभी तक नहीं आता वो व्हाट्सएप मुझे कॉपी भेजना, मैं उसका आंसर दूंगा, आप उसको वो वापस आंसर देना, उसे समझ आ जाएगा इनको आगे क्या करना। ठीक है, 2-4 व्हाट्सएप मैसेज मेरे तरफ से आंसर करके जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और प्लस ये बातें देखो हम करते हैं, बाकी प्रॉफिटिज्म है, खर्चा जहाँ पैसा लगता है वहीं जेन्युइनिटी है। प्लॉट पसंद आया, सही दी, तो प्लॉट आप खरीदना चाहते हो, बाकी आप बातें करना चाहते हो। तो अब हमारे हम बिग प्रोफेशन में आपको बता दूं, एक्सपोर्ट सीखना है, हमारा एक रास्ता है जो कि कोर्स करना है। कोर्स करने में उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, जो देता है वो सीख के चला जाता है, जो सोचता रहता है वो सोचता रहता है, वो लेट हो जाता है, क्योंकि उसको भाई दोस्त वोस्त नहीं बताएंगे। कोई भी आपका सच्चा दोस्त होगा जो एक्सपोर्टर है, मगर आपके साथ 10 बार बैठेगा, वो अ से ब से द नहीं बताएगा आपको, वो अपना बिल्कुल नहीं सही है बताएगा। सर, हाँ, नहीं बताते हैं सर। ठीक है, तो आपको सीखना है, तो आपको आना है हमारे बैच में। और अब है कि हम अच्छी तरह, जैसे आपको एक ट्रेलर हमने बताया आज, जिसमें पूरा एक्सपोर्ट हमने पूरा प्रोसीजर बता दिया। कोई समझदार होता हो तो वो तो इस चीज से कर लूंगा मैं, तो मेरे को सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, सर जयपुर से हूँ, फिर आप जोधपुर से, तो मैं कैसे मतलब ये अच्छा, सिस्टम कैसे देखेगा? जोधपुर वाले जैसे अभी बात कर रहे हो ना, ऑनलाइन सारे इसी तरह से कर रहे हैं कोर्स। हाँ हाँ आज की सर। आज की क्लास कैसे करी? सर आज ऑनलाइन ही सीखी है मैंने तो आज। हाँ, तो आज कोई नई चीज सीखी कि जो कुछ नहीं सीखा है? सर नई चीज सीखी ना भाई, हाँ आप बताए जो क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो अब ये फ्लो चार्ट, ये क्या था? ट्रेलर था, और पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो पिक्चर है हमारी, तो वो महीने भर की है। आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे से लिंक मांग लेना, मैं लिंक दे दूंगा, आपकी फीस आ जाएगी। फीस आने के बाद देखो, फीस एक बीच का बॉर्डर है, उससे पहले हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम तरीके से ठीक है भैया, अच्छा ओके। मगर जो बाकी जो स्टूडेंट जो हमारे ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, उनसे हमारा बिहेवियर पूछो, ठीक है, बिल्कुल हम उनके साथ देते हैं। सर आपने सर मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया, जो आपका ग्रुप है ना JISM वाला, उसमें सर मैं ऐड नहीं हूँ, क्यों मुझे उसकी डिटेल उस बाहर वाले स्टूडेंट हम ऐड ही नहीं करते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट बदमाशी करता है, कोई कांग्रेस और बीजेपी करता है, और बाहर वाला आप हो, तो मैंने आपको कुछ कह दिया तो आप वापस बदतमीजी से कुछ बोल दोगे मुझे, ठीक है। मगर हम जो स्टूडेंट होता है, जो हमारे यहाँ से पढ़ के गया है, उसी को हम ग्रुप में लेते हैं और उसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो कुछ कहेगा तो सर को मालूम है, सर हमारे ग्रुप से निकाल देंगे, वापस नहीं डालेंगे, और इस ग्रुप में निकल गए तो हमें नई डिटेल मालूम नहीं पड़ेगी। अभी जो नए स्टूडेंट अभी सुबह वाले बैच वाले हैं, वो मान के चले अभी इन्हीं का ग्रुप है बस। जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपको बड़े ग्रुपों में डाल दिया जाएगा। जो 16 साल 12 साल पहले जो स्टूडेंट आए वो उस ग्रुप में, सप्लायर्स वगैरह बहुत सारे, तो उसमें क्या आपकी हेल्प उनसे दोस्ती होगी। आपका कोई प्रोडक्ट ऑर्डर आ गया, आपसे नहीं बन पा रहा है, उसकी फोटोग्राफ आपने डाली, आप उसके आगे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, ओके थैंक यू। ये वीवो वाले कौन है? वीवो में वीवो 1601। हाँ सर, अच्छा, नाम में सब नाम डाला करें आपने, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अभी बाकी निकल गया। आज की कैसी लगी भाई क्लास आपको? थोड़ा समझ में आया? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट ही अटेंड किया, आज ही एक्सपोर्ट को समझा, मतलब रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे आके ऑफिस में भी मिलूंगी। मेरे पास भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, पूरी टीम है। मुझे मालूम है, एनजीओ का काम और अलग कराना है। एनजीओ में आप रूमा देवी को जानती हैं, बाड़मेर की, वो हार्वर्ड में जाके आ चुकी है और टाइम्स के कवर पेज पे आ गई हैं। तो आप टारगेट रखें कि मेरा भी फोटो आना चाहिए कवर पेज पे, ठीक है। सर देखिए, वो तो मेहनत करूंगी तो आएगा, बट लेकिन बहुत अच्छा लगा, आज काफी कुछ क्लियर हुआ। और आगे करना चाहते हैं तो श्योरली मैं 1-2 दिन में फ्री होके आपके पास आती हूँ। हाँ डेफिनेटली, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका ठीक है वैसे सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। सारे बाकी तो अपने ही बच्चे हैं। एक में पवन जी, कहाँ से हैं पवन जी, कुमावत जी? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ सर।
अच्छा अच्छा, आप तो समागम में मिले होंगे। हाँ मैं मिला था सर एक्चुअल में, पर आपसे मिलने का टाइम हुआ ही नहीं, आप निकल गए थे। और और आएंगे, आप बाद में बुलाओ, आप फिर दोबारा बुलाओ, वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आइए चित्तौड़ सर, वेलकम है अब आपका। अभी जरूरी थोड़ी है कि अभी वो डीआईसी बुलाया था एक। बस बनो बनो। बिल्कुल बता रही है आपको, किला घुमाई हम किला। किला तो घूम लिए। अभी देखो पहले क्या हुआ, चित्तौड़ में 2 दिन का प्रोग्राम था। तो जी पहले जी दिन खाना हुआ तो भीड़ ऐसी जी मची कि चाय भी नसीब नहीं हो पा रही थी हमें। हमने लाइन में जी लग जी के चाय भी ली, खाना भी एक एक पूरी कैसे ही मिली। फिर जी शाम को दूसरे दिन मेरा लेक्चर हुआ था। तो जी दूसरे दिन लेक्चर हुआ, तब तो क्या खाना, सब कोई पूरी ला रहा है, कोई बर्फी ला रहा है। लो ये सर, मेरा लेक्चर होने के बाद हमें कार मिल गई, जाओ चित्तौड़ घूम के आओ। फिर हम वहाँ दरगाह भी गए थे आगे। तो एक्सपोर्टर जो बिजनेसमैन उन्होंने सबने अपनी गाड़ी प्रोवाइड करा दी थी हमें। तो 2 फर्क थे, क्लास से जी पहले जी। कोई हमें खाना तो नहीं सर मैं मिलता ये था। चाहता हूँ हाँ, कि आपके साथ मिलकर ये जैविक वाला काम करना चाहता हूँ। तो अभी तो आप ही उसके ने लिए बात की, जैविक हाँ की आप ही ने बात हाँ की थी क्या? हाँ, जैविक खाद की बात मैंने करी थी। तो आ जाए उसके बैंक, वो एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो अब उसमें क्या है, क्लास में अब आप कई बिजनेस सीक्रेट भी होते हैं, जोधपुर में बहुत बना रहे हैं लोग। जी जी अपन के जी। ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं है, 1 to 1 होता है। ओके आपका ओके। प्रोडक्ट अलग है, आपका प्रोडक्ट अलग है, तो अलग ठीक अलग है। आइडिया है, अपन सब अपने बैठ के अलग अलग करते हैं लोग। मेरे को ये या तो मसाले या फिर जैविक खाद दोनों मसाले, काम है एक। देखो जैविक ठीक खाद है। हो गया और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत हो गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन से जा रहे हैं, तो मैं एक आपको ये है एग्रोनिक करके, फूड्स करके, ये खोल के हाँ देखना, आपको इससे आइडिया होगा कि अभी मुझे ये आइटम और बनाने चाहिए। एग्रोनिक्स। ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको हाँ सर्च करना, ठीक है। ठीक से। हम्म। तो इसको सर्च करके इसके प्रोडक्ट देखना कि वो प्रोडक्ट मैं भी डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ऑर्गेनिक फूड्स भी हो रहे हैं। तो सर हमारे पास तो क्या है कि वो केटल्स के लिए जो दूध बढ़ाने के, क्यों कैल्शियम वगैरह वो हाँ, सारे भी ये काम है मेरे जैसे को। अब ये कंट्री जैसे अपने सार्क कंट्रीज में हो जाएगा। कभी जी जी जी। श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, आपने नया चीज बनाया, नेपाल, भूटान, यहाँ पे चले जाए अपने उसके तो बारे में मिलना चाहेंगे हम आपसे आके। ठीक है, चलो सर, ओके, ठीक है। जी चलो अब क्लास आपका कितनी आज ज्यादा हो गई, 10:30 हो गई ना। ठीक है, वीरेंद्र आराम जी से जी भैया। जी। तो सर अभी अगर हम जोधपुर, हाँ सर। जोधपुर अगर जोधपुर आना हुआ तो वहाँ पे मिलते हैं ना सर, आप ही ऑफिस में ज्यादा बैठा तो। हूँ सर, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अभी शाम तक ऑफिस में रहता हूँ। कल आज से की नहीं अभी कह रहा हूँ मैं, मतलब 15-20 दिन में नहीं कभी नहीं, आने का प्लान। हाँ तो ऑफिस हमारा खुल चुका है। क्लासें जी जी। अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट अलाउड नहीं की है अभी। हाँ तो हाँ हम कोई बात नहीं। कंसल्टेंसी हमारी चल आपसे तो रही मिल सकते हैं ना सर। है। हाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये देखो आप, ये रहा ऑफिस अपना बाहर का, ये खुला हुआ है। तो ये गेट है हमारा ऑफिस का, और ये मांझी का एरिया में है, मेन प्लॉट नंबर 36 मांझी बिल्कुल का। सर, आके मिलते हैं हम आपसे, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चले मैं अब साइन आउट करता हूँ। मैं किसी को और कोई सवाल हो, ठीक है। मेहमान कौन थे ये, एक था ये 3584 3584, ये भी स्टूडेंट ही है क्या, क्या नाम है इनका? फरदीन है 1601, ठीक है। आदिल कैसे लगा क्लास, समझ में आई? चलो मैं आउट हो रहा हूँ, है नवनीत, जाओ जॉब पे जा रहे हो? हाँ सर, पहुंच गए। नो सर, चलो ठीक है, ओके बाय। आज छुट्टी है। आज छुट्टी सर है? अच्छा चलो, यस सर। ओके। आज किस चीज की छुट्टी है आज? एक्चुअली सर थर्सडे और संडे छुट्टी रहती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, बाय फिर, हाँ, हेलो।